हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीए इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका रैपिड रिवीजन या क्विक रिवीजन के रिलेटेड सेशन। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है फ्रेंड्स, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, इंटर में भी आपको रिपीट हो रहा है। अब ये जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा हुआ था उसका एक स्टेप आगे का वर्जन यहाँ पे हमें पढ़ना है, दैट इज एक लेवल आगे के प्रोविजंस हमें यहाँ पे शुरू करने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा पोर्शन सीए इंटर लेवल के लिए रहता है, दैट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करना है और कौन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है। तो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्रेंड्स 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है। पहला आता है इंडेमनिटी, दूसरा आता है गारंटी, तीसरा यहां पे मैं कंसिडर कर सकती हूं दैट इज रिलेटेड विद बेलमेंट, चौथा टॉपिक आता है दैट इज प्लेज, एंड पांचवा टॉपिक आई कैन कंसिडर दैट एजेंसी। पांचवा टॉपिक यहां पे कंसिडर किया जा सकता है एजेंसी। अब सबसे पहले रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं इंडेमनिटी। सबसे छोटा सा प्रोविजन है इंडेमनिटी का, सबसे पहली शुरुआत हमारी पढ़ने की यहां पे कर रहे हैं हम विद इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का जो प्रोविजन है वो सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ 2 पोर्शन मिलेंगे। पहला, डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी, एंड सेकेंड, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, दैट इज राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी होल्ड करने वाले लोग हैं वो इंडेमनिटी होल्डर के कौन से राइट्स है वो यहां पे पढ़ना है। मतलब इंडेमनिटी का टॉपिक तो सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी। अब ये इंडेमनिटी का मतलब बेसिकली आप सब जानते हो और हम सब जानते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब है टू कंपेंसेट द लॉस, किसी के लॉस को कंपेंसेट करना। और अगर लॉस को कंपेंसेट करने का प्रॉमिस दिया जाता है तो दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कोई भी पर्सन, और इसीलिए यहां पे डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी यही कहता था, when one person promises to save another, one person promises to save another, अब दूसरे को बचाने का प्रॉमिस कर रहा है, किस बात से? तो भाई फ्रॉम लॉस। और कौन सा लॉस? तो विच इज कॉज टू हिम, जो लॉस उसको हुआ है, मतलब जो भी लॉस उसको हुआ है उससे उसको बचाने का प्रॉमिस कर रहा है। और वो लॉस उसको किसकी वजह से हुआ है? तो बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब प्रॉमिसर या दूसरे किसी पर्सन के वजह से हुए नुकसान को कंपेंसेट करने का अगर प्रॉमिस किया जाए तो उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को बोला जाता है इंडेमनिटी। मतलब आज अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि अगर मेरी वजह से आपको कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं उसको कंपेंसेट कर दूंगी, दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये जो इंडेमनिटी में प्रॉमिसर है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर, मतलब इंडेमनिटी प्रोवाइड करने वाला पर्सन। दूसरा जो है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जिसको इंडेमनिटी मिली हुई है। अब ये पर्टिकुलर जगह पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे कि आज इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को प्रॉमिस कर रही है कि आप चिंता मत करो, आप हमारी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लो, आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी एसेट को अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान हम आपको कंपेंसेट कर देंगे। तो ये जो प्रॉमिस है जो इंश्योरेंस कंपनी की साइड से किया गया है, इसको एक लेवल पे मैं कहती हूँ यस इट इज अ प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी। सेकंड, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर इंडेमनीफाई करता है कि मेरे विलफुल निग्लेक्ट या फ्रॉड की वजह से नुकसान होता है तो आई विल कंपेंसेट। थर्ड, कोई जगह पे अगर कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेने जा रहा है, उस टाइम पे अगर कोई बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप लोन लेके बिजनेस शुरू करो, सामने क्रेडिटर ने अगर आपके सामने कोई लीगल एक्शन लिया और आप लोन भरपाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉस, तो आई विल रीपे। अगर ये प्रॉमिस डेटर को दिया गया है तो इंडेमनिटी है, क्रेडिटर को दिया जाता तो गारंटी होती, ये हमने पढ़ा है। और उसके अलावा अगर कोई जगह पे कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलते हैं आप ये गुड्स मुझे परचेस करने दो, बाद में अगर आपको यही वाले गुड्स ज्यादा कॉस्टली पड़े मार्केट में से तो नुकसान जो है वो मेरे से कंपेंसेशन डिमांड कर लेना। तो इन आइदर ऑफ द वे ये जो कंपेंसेशन है इट इज कंसिडर्ड as rights of indemnity, definition of indemnity and examples of indemnity। अब ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई कैन से व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जिसको भरोसा दिलवाया गया है कि भाई यस इस पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग नुकसान का कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बोला है मिस्टर बी को कि तुझे नुकसान नहीं होगा,
अगर आज मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को बोला है मेरे कोई जगह पे इन फ्रॉड या कोई जगह पे डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से फर्म को कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं कंपेंसेट कर दूंगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये इंडेमनिटी होल्डर है जिसको इंडेमनिटी मिली है, उसके राइट्स कौन से? तो 3। पहला, डैमेजेस। मैंने याद रखने के लिए शॉर्टकट बताया था, डैमेजेस, सम एंड कॉस्ट। डैमेजेस मतलब जो भी कोर्ट में केस फाइल किया होगा, हार गए होंगे और जो डैमेजेस पे करना पड़ा। मिस्टर बी के सामने कोर्ट में केस फाइल हुआ और वो हार गए, उनको कुछ डैमेजेस पे करने पड़े, तो वो डैमेजेस वो मिस्टर ए से रिकवर कर सकते हैं। सम, अगर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट में गए और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट में गए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिस्टर बी को जो कॉम्प्रोमाइज में सम पे करना पड़ा वो यहाँ पे मिस्टर ए से रिकवर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कॉस्ट। अगर कोर्ट में केस फाइल किया या कोर्ट में केस अपने आप का डिफेंड किया तो वो डिफेंड करने का जो खर्चा है वो भी यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। पर ये रिकवर करने की 2 शर्तें हैं। पहला, इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में 3 है, डैमेजेस, सम, कॉस्ट। और उसके अलावा भी बोला जाता है ये राइट्स भी इनफ नहीं है, इसके अलावा कुछ नुकसान हुआ हो तो वो नुकसान भी रिकवर किया जा सकता है। पर वो नुकसान या कोई भी नुकसान रिकवर करने की 2 शर्त है। पहला, ही शुड एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी। इंडेमनिटी होल्डर को अपनी अथॉरिटी में रह के काम करना है। एंड दूसरा, ही शुड एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी के बाद दूसरा, he should act in good faith। आज अगर मान लो मैंने क्लियरली आपको बोला हुआ है कि एक लेवल पे अगर हम लोग आपको बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये पार्टी आपके सामने केस फाइल नहीं करेगी, इसने केस फाइल किया तो मैं रिपे करूंगा। आज अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे बोला होता कि आपके सामने जो केस फाइल किया है उसमें आपको जो नुकसान होगा वो मैं कंपेंसेट करूंगा, पर आप ये जो केस है उसको कोर्ट के बाहर सेटल मत करना। अब क्लियरली बोला हुआ है कि कोर्ट के बाहर सेटल मत करना। स्टिल अगर आप कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट कर रहे हो तो क्या वो सम पेड इन कॉम्प्रोमाइज डिमांड कर पाओगे? नहीं, बिकॉज आपने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम नहीं किया। दूसरी बात, अगर उसने बोला है कि नहीं आप केस लड़ो, आपको केस लड़ने के बाद जो भी नुकसान होगा वो नुकसान मैं रीपे कर दूंगा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कहना इसे कि ये नुकसान जो मैं रीपे कर दूंगा ऐसा बोला है, तो ये नुकसान में वो पर्टिकुलर पर्सन ने केस लड़ा, वकील अपॉइंट किया, नो डाउट अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, पर वो वकील अपॉइंट किया ना तो वो इतना कॉस्टली अपॉइंट किया कि खुद के लिए उतना ज्यादा अपॉइंट नहीं किया होता। खुद के लिए जो वकील अपॉइंट करते हैं उससे बहुत ज्यादा फीस चार्ज करने वाला वकील अपॉइंट किया, तो क्या उसने गुड फेथ में काम किया है? आंसर इज नो। सो इंडेमनिटी होल्डर को तब ये राइट नहीं मिलेगा। मतलब इंडेमनिटी होल्डर के राइट 3, डैमेजेस, सम, कॉस्ट। उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये 3 राइट्स इनफ नहीं है, इसके अलावा भी अगर कुछ नुकसान हुआ है और वो नुकसान जेन्युइन है तो इंडेमनिटी होल्डर को बुलाया जा सकता है, इंडेमनीफायर को बोल सकता है कि आप ये नुकसान मुझे रीपे करो। पर ये नुकसान रिपे करने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहला, इंडेमनिटी होल्डर ने अपनी अथॉरिटी में रह के काम किया होगा, और दूसरा, अगर कोई जगह पे इंडेमनिटी होल्डर है उसने जो काम किया है वो एक गुड फेथ में किया है। गुड फेथ में मतलब अगर इंडेमनिटी होती ही नहीं तो जो ध्यान रखा गया होता, मतलब खुद के लिए काम करने के दौरान जो आप ध्यान रखते हैं वही ध्यान आपने इंडेमनिटी के टाइम पे रखा गया, तो उस सिचुएशन में इट इज सेड एज यस, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे ये नुकसान रिकवर करने का अधिकार रहेगा। फ्रेंड्स, ये 2 ही चीजें इंडेमनिटी में थी। अब हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विद गारंटी। नाउ फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको मैं बोलती हूँ गारंटी। मोस्ट ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्जाम में बहुत टाइम से। 5 पेपर की पैटर्न है जिसमें ये क्वेश्चन, ये टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन पक्का आता है। गारंटी। नाउ पहला, गारंटी का जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। जब भी कोई टॉपिक को रिवाइज करना है तो उसको डिवाइड कर दो, क्लासिफाई कर दो कि ये चीज कितने चीजों से बनी हुई। अगर मैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को बात करने चाहूं तो ओवरऑल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 4 मेजर एस्पेक्ट हमें फोकस करना है। पहला, मीनिंग, features and parties involved in the contract of guarantee. Second, it is considered as कि इसको हम बोलेंगे that is liability, जो श्योरिटी की है उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाए, मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी क्या रहेगी और उसको डिस्चार्ज कैसे करना। तीसरा, वो जो श्योरिटी है, जो गारंटी देने वाला पर्सन है, जो एक पार्टी है, उसके राइट्स कौन से रहेंगे। एंड चौथा, इट इज कंसिडर्ड एज कि अगर कोई जगह पे एक से ज्यादा श्योरिटीज है तो उनके बीच में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड फीचर्स। अगर मीनिंग एंड फीचर्स की बात करूं तो मीनिंग एंड फीचर्स में सबसे पहले तो मीनिंग,
अगर ऐसा बोला जाता है कि चलो नाउ यहां पे मीनिंग और फीचर्स की बात करने जाऊं तो मीनिंग गारंटी का यहां पे बोला जाता है कि वन पार्टी promises to perform a promise. One party promises to perform a promise or discharge legal obligation of third party in case of its default. इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की सिचुएशन में उसका दिया हुआ प्रॉमिस मैं परफॉर्म करूंगा या उसका लीगल ऑब्लिगेशन मैं डिस्चार्ज करूंगा, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसे कि एग्जांपल, आज अगर मैं हितेश सर से लोन लेने के लिए जा रही हूँ, उस टाइम पे पलक सर प्रॉमिस कर रहे हैं, मैंने हितेश सर से लोन बोरो किया, उस टाइम पे पलक सर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, पलक सर ये बोल रहे हैं कि चांदनी के डिफॉल्ट के सिचुएशन में, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पलक सर एंड हितेश सर, उसमें मैं थर्ड पार्टी हूं, थर्ड पार्टी दैट इज चांदनी, उसके डिफॉल्ट की सिचुएशन में उसका दिया हुआ प्रॉमिस मैं परफॉर्म करूंगा या उसका लीगल ऑब्लिगेशन मैं डिस्चार्ज करूंगा, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बाय डिफॉल्ट देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व। अब इंडेमनिटी में देखने जाओ तो आज अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि तेरे को नुकसान नहीं होगा, तेरा नुकसान अगर हुआ तो मैं कंपेंसेट करूंगा, यहां पे भी नुकसान कंपेंसेट करने का अश्योरेंस है, पर वो नुकसान कंपेंसेट करने का यहां पे अश्योरेंस है कि थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट में मैं परफॉर्म करूंगा। बेसिक डिफरेंस यही है इंडेमनिटी गारंटी का। अगर कोई जगह पे कोई डेटर को बोलता है तुझे नुकसान नहीं होगा, तू लोन लेके बिजनेस कर, अगर तुझे लॉस गया और तू लोन भरपाई नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा, यहां पे आप नुकसान भरपाई कर रहे हो तो इंडेमनिटी है। पर अगर आप क्रेडिटर को बोल रहे हो कि तू डेटर को लोन दे, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसने डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा, यहां पे अगर मैं बात करने जाऊं तो ये जो डिफॉल्ट की बात आई यहां पे इट इज कंसिडर्ड एज कि ये एक लेवल पे क्या माना जाएगा, ये एक लेवल पे माना जाएगा गारंटी, बिकॉज यहां पे डेटर डिफॉल्ट नहीं करेगा, उसकी गारंटी, तुझे नुकसान नहीं होगा वो नहीं। तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, जो गारंटी देने वाले पर्सन है उनको बोला जाता है श्योरिटी, जिसको गारंटी दी गई उसको बोला जाता है क्रेडिटर, और जिसके डिफॉल्ट के बारे में गारंटी दी गई उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, राइट। पहला जो गारंटी दे रहा है उसको बोला जाता है श्योरिटी, और गारंटर जिसके बारे में जिसके डिफॉल्ट के बारे में गारंटी दी गई उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी गई उसको बोला जाता है क्रेडिटर। यहाँ पे ये तीन पार्टीज है। और अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की। फीचर्स या आई कैन से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में सबसे पहली बात गारंटी contract must involve consideration। बाकी की चीजें तो आपको पता है कि इट शुड बी इन नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट करना चाहिए, बट ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है ना उसमें एक ही फीचर ध्यान रखने लायक है, ये गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या, तो यहाँ पे बोला जाता है एनीथिंग डन फॉर द डेटर, anything done for the data, any benefit given to a debtor or any money given to a debtor is a sufficient consideration for surety's promise to pay। श्योरिटी ने पे करने का प्रॉमिस किया, उसके सामने डेटा को कोई बेनिफिट दिया गया, डेटा को कोई लोन दी गई या डेटा के बेनिफिट के लिए कोई काम किया गया, तो उसको बोला जाता है श्योरिटी के प्रॉमिस के सामने दिया हुआ कंसिडरेशन। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पर्सन ने गारंटी दी तो वो गारंटी के सामने अगर मुझे लोन दी गई तो वो लोन वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब कैन आई से कंसिडरेशन के लिए बोला जाता है लोन और बेनिफिट शुड बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ गारंटी। अगर गारंटी के सामने लोन दी गई, गारंटी के सामने बेनिफिट दिया गया तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है।
अगर आज मान लो कोई जगह पे आज मैं लोन बोरो करने जा रही हूँ, उसी टाइम पे आके उससे पहले पलक सर ने गारंटी दी है, तो ये जो पलक सर ने गारंटी दी है तो वो कहना इससे ये जो पलक सर ने गारंटी दी है, ये पलक सर ने गारंटी दी, उसके सामने आई कैन से कि ये जो बेनिफिट है, लोन और बेनिफिट गिवन, अगर कोई जगह पे गारंटी दी है तो ये गारंटी के सामने अगर लोन या बेनिफिट दिया गया तो कंसिडरेशन है। मतलब मैंने लोन ली, उससे पहले पलक सर ने गारंटी दी और उसके बेसिस पे मुझे लोन मिली, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और इसीलिए ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दूसरा, अगर मैं लोन लेने जा रही हूं, उस टाइम पे पलक सर गारंटी ले रहे हैं, तो कहना इससे मैंने लोन ली, उस टाइम पे पलक सर ने गारंटी दी है, पलक सर ने गारंटी दी, उसी के बेसिस पे मुझे उसी टाइम पे लोन मिल गई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यस। तीसरा प्रॉब्लम, अगर कोई जगह पे लोन ले ली है मैंने, उसके बाद जाके पलक सर गारंटी दे कि चांदनी ने ये जो लोन ली है उसका वो रीपेमेंट कर देगी, उसने रीपेमेंट नहीं किया तो मैं पे करूंगा, तो कहना इससे ये जो चांदनी ने लोन ली है वो रीपेमेंट कर देगी, उसने रीपेमेंट नहीं किया तो मैं रीपे करूंगा, ये जो बात की जाती है, कहना इससे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लोन के बाद दी गई गारंटी है, तो क्या पलक सर की गारंटी के सामने मुझे कोई बेनिफिट मिला? नहीं। मुझे कोई लोन मिली? नहीं, लोन तो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, पलक सर की गारंटी के सामने थोड़ी मिली, लोन तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो कहना इससे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लोन या बेनिफिट गारंटी के सामने नहीं दिया गया तो यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो वैलिड नहीं है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना, मैंने शॉर्टकट लेक्चर्स में भी बोला है, वापस से बोल रही हूँ, गारंटी लोन से पहले दी जाए वैलिड, गारंटी लोन के टाइम पे दी जाए वैलिड, गारंटी लोन के बाद दी जाए लोन वैलिड, गारंटी विल बी इनवैलिड। चलो सेकंड पॉइंट आता है श्योरिटी की लायबिलिटी से उसका डिस्चार्ज होना, मतलब कंप्लीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अगर मुझे श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म करना है तो श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए पहले तो लायबिलिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म करने से पहले आई कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, एंड दूसरा कंप्लीशन ऑफ लायबिलिटी। राइट, श्योरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट कितना और श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा। अब सबसे पहले तो श्योरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट कितना, मतलब जो गारंटी देने वाला पर्सन है उसकी गारंटी कितनी है, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट ही इज लायबल। तो सबसे पहले कानून ने तो सिर्फ एक ही बोला है, एक ही वर्ड बोला है श्योरिटी की लायबिलिटी के लिए, कानून ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला है श्योरिटी की लायबिलिटी के लिए, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विथ प्रिंसिपल डेटा। प्रिंसिपल डेटा के साथ लायबिलिटी क्या रहेगी? कोएक्सटेंसिव रहेगी, मतलब पैरेलल रहेगी। कानून ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला कि श्योरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट कितना है, तो प्रिंसिपल डेटा से कोएक्सटेंसिव मतलब समांतर, पैरेलल। अब ये कोएक्सटेंसिव पैरेलल समांतर है, उसका मतलब क्या निकलेगा? तो उसके लिए मैं यहां पे कह सकती हूं तीन चीजें आती कंक्लूजन में, तीन। पहला, डेटा लायबल, अगर डेटा लायबल है तो श्योरिटी लायबल, बिकॉज डेटा के साथ पैरेलली लायबिलिटी चल रही है। अगर डेटा लायबल है तो ही श्योरिटी लायबल, अगर डेटा लायबल नहीं है तो श्योरिटी लायबल माना जा सकता नहीं है। दूसरा, जितनी अमाउंट के लिए डेटा लायबल उतनी ही अमाउंट के लिए श्योरिटी लायबल। यस, मतलब अगर पैरेलल लायबिलिटी चल रही है तो जितनी अमाउंट के लिए डेटा लायबल है उतनी ही अमाउंट के लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, एक्सेप्ट कि अगर गारंटी कोई पर्टिकुलर अमाउंट के लिए थी। और तीसरा, if debtor is liable, surety will be liable irrespective of fact whether creditor sued debtor or not। क्रेडिटर ने डेटा के सामने केस फाइल किया या नहीं किया, फिर भी श्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज लायबल। मैंने ये बोला था कि मैंने लोन रीपे करने से मना किया, वो जरूरी है। हितेश सर ने मेरे सामने केस फाइल किया, वो जरूरी नहीं है। मतलब क्रेडिटर अगर डेटा के सामने केस फाइल ना भी करे तो भी श्योरिटी लायबल। श्योरिटी की लायबिलिटी तीन, डेटर के साथ कोएक्सटेंसिव। पहला, अगर डेटा लायबल है तो श्योरिटी लायबल रहेगा। दूसरा, जितनी अमाउंट के लिए डेटा लायबल उतनी ही अमाउंट के लिए श्योरिटी लायबल। और तीसरा, अगर डेटा लायबल है तो श्योरिटी लायबल रहेगा इररिस्पेक्टिव
इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके सामने केस फाइल हुआ या नहीं, मतलब अगर क्रेडिटर डेटा के सामने केस फाइल ना भी करे तो भी श्योरिटी लायबल। मतलब एक सेंटेंस में अगर डाउट याद करवाओ तो डेटा ने डिफॉल्ट किया वो जरूरी है, क्रेडिटर ने डेटा के सामने केस फाइल किया वो जरूरी नहीं है। क्रेडिटर केस फाइल ना भी करे तो भी श्योरिटी लायबल। अब यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी है वो पढ़ लिया, तो अब लायबिलिटी से खत्म करने का मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म करने का तरीका क्या। तो भाई श्योरिटी की लायबिलिटी को खत्म करने का पहला तरीका है, श्योरिटी लायबिलिटी को क्या कर सकता है, रिवोकेशन, रिवोक। अब ये श्योरिटी लायबिलिटी को रिवोक कर सकता है, राइट। रिवोकेशन मतलब श्योरिटी ने गारंटी दे दी कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोन दो या इस बेनिफिट दो, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसने अगर डिफॉल्ट किया तो इसके डिफॉल्ट की सिचुएशन में मैं लायबल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करने चाहूँ रिवोकेशन की, तो ये श्योरिटी अगर गारंटी देने के बाद रिवोक कर दे कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं लायबल नहीं हूँ, तो रिवोकेशन से श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो सकती है। पर रिवोकेशन से लायबिलिटी खत्म करने के दो तरीके हैं। पहला, by revocation it is considered as notice to creditor। आप रिवोक कैसे कर सकते हो, तो by giving notice to creditor, रिवोक कर सकते हो by giving notice to creditor। या तो दूसरा रिवोकेशन हो सकता है by death of surety, राइट। क्रेडिटर को नोटिस देके लायबिलिटी को खत्म किया जा सकता है, या श्योरिटी की डेथ हो जाए तो लायबिलिटी खत्म हो सकती है। बट यहाँ पे मेरा जो एक्ट है ये क्लियरली बोलता है कि नोटिस टू क्रेडिटर और डेथ ऑफ श्योरिटी से लायबिलिटी खत्म होगी, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होने बाकी है उसके लिए लायबिलिटी खत्म होगी, जो ट्रांजेक्शन होने बाकी है उसके लिए। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके, मतलब जिसमें डेटर क्रेडिटर का कंटिन्यूइंग रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, जिसमें डेटर क्रेडिटर का कंटिन्यूइंग रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, मतलब जिसमें श्योरिटी की गारंटी के बेसिस पे भरोसा करके लोन मिल चुकी है। तो आई कैन से अगर श्योरिटी की गारंटी के बेसिस पे भरोसा करके क्रेडिटर ने लोन दे दी तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका, अब उसको रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। रिवोकेशन दो तरीके से होता है, एक क्रेडिटर को नोटिस देके, एक श्योरिटी की डेथ की वजह से। बट इन आइदर ऑफ द वे द रिवोकेशन कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होने बाकी है उसके लिए रिवोक कर सकते हो, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके, जिसमें लोन मिल चुकी, उसके लिए रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यही रिवोकेशन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे समझने के लिए टाइप्स ऑफ गारंटी थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है। रिवोकेशन में टाइप्स ऑफ गारंटी अगर समझे हो तो रिवोकेशन आराम से समझ में आएगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब टाइप्स ऑफ गारंटी को बेसिक में दो हिस्सों में गारंटी डिवाइड करती हूँ। पहला, स्पेसिफिक गारंटी और अ पर्टिकुलर गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी और पर्टिकुलर गारंटी, जिसको यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ द गारंटी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी गई है तो वो गारंटी को बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी और पर्टिकुलर गारंटी। दूसरा, अगर कोई गारंटी है जो पर्टिकुलरली कंटिन्यूइंग है तो दूसरा उसका टाइप बनता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब गारंटी विच एक्सटेंड्स that extends to series of transaction। ऐसी कोई भी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक एक्सटेंड हो रही है उसको हम कौन सी गारंटी बोलेंगे, कंटिन्यूइंग गारंटी। और कंटिन्यूइंग गारंटी को भी मैं समझने के लिए तीन हिस्सों में डिवाइड करती थी, फिर हम वापस से याद करेंगे और उसके एस्पेक्ट को यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात आती थी इट वाज कंसिडर्ड एज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड अप टू अ पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा था एक पर्टिकुलर टाइम, और तीसरा था इट वाज फिड्यूशियरी गारंटी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई जगह पे मैंने किसी के बारे में गारंटी दी है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो होम लोन बोरो कर रहा है उसके लिए मैं गारंटी देती हूँ कि वो रिपे कर देगा, इसने होम लोन रिपे नहीं की तो मैं रिपे कर दूंगी, तो ये वाली जो गारंटी है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन को ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही मेरी गारंटी है, उसके अलावा उसने अगर उसी क्रेडिटर के पास से कार लोन ली या उसने और कोई लोन ली तो क्या उसके लिए मैं लायबल रहूंगी? नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिक गारंटी है तो ऑब्वियसली मैंने बोला इसको ये लोन दो, होम लोन।
और उसके लिए अगर उसने डिफॉल्ट किया तो मैं लायबल रहूंगी। ये स्पेसिफिक गारंटी में मेरी गारंटी के बेसिस पे कहना इससे उसको लोन मिल चुकी है। अगर मेरी गारंटी के बेसिस पे उसको लोन मिल चुकी है तो कहना इससे अब उसको रिवोक करना पॉसिबल नहीं। तो ये स्पेसिफिक गारंटी को मैं बोल सकती हूँ ये इरिवोकेबल रहती है, बिकॉज उसमें गारंटी के बेसिस पे लोन दी जा चुकी होती है, राइट। पर अगर आज मैं किसी के लिए गारंटी देती हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन 5 लाख रुपए तक जितना भी बोरो करे मैं लायबल, ये पर्टिकुलर पर्सन 5 लाख रुपए तक जितना भी बोरो करे मैं लायबल, तो 5 लाख रुपए तक मैंने गारंटी दी है कि ना इससे 5 लाख रुपए तक इसने जितना भी बोरो किया मेरी लायबिलिटी रहेगी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन ने अगर मैंने गारंटी दी है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, एक अमाउंट के लिए, मतलब ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक आगे जा सकती है। यस, मैंने गारंटी दी कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने 5 लाख रुपए तक जितना भी बोरो किया मैं लायबल। उस सिचुएशन में अभी तक उसने मान लो 1.5 लाख रुपए बोरो किए थे और उसके बाद मैंने क्रेडिटर को नोटिस दे दिया कि भाई अब ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, इसने अगर कोई भी लोन ली तो अब मैं उसके लिए लायबल नहीं। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, रिवोक किया। कैसे रिवोक किया, नोटिस देके रिवोक किया। पर वो रिवोक किसके लिए हो सकता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, मतलब जो बाकी 3.5 लाख के ट्रांजैक्शन होने बाकी है उसके लिए मेरी गारंटी क्या हुई, रिवोक। बट जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है 1.5 लाख का, उसके लिए मैं अभी भी लायबल रहूंगी क्या, आंसर इज यस, उसके लिए मेरी लायबिलिटी अभी भी रहने वाली है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक एक्सटेंड करने वाली है उसमें लिमिटेड गारंटी। अगर मान लो मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन ने 1.5 लाख बोरो किया था, 5 लाख की मैंने गारंटी दी थी, 1.5 लाख अभी तक बोरो किया था और बाकी का बोरो करे उससे पहले मेरी डेथ हो गई, तो भी उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने मेरी लायबिलिटी वो 1.5 लाख के लिए मेरी एस्टेट भी लायबल रहेगी, पर बाकी के 3.5 लाख के लिए गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक। सेम इज द केस विद टाइम। अगर मैंने किसी की गारंटी दी होती कि ये पर्टिकुलर पर्सन 31 दिसंबर 2021 तक जितना भी बोरो करे मैं लायबल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैंने गारंटी दी। अब मान लो मैं 31 दिसंबर 2020 को जाके बोल दूं कि ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या ना इससे अब ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मैंने बोल दिया 31 दिसंबर 2020, तो मैंने बोला उसके बाद से जो लायबिलिटी है उसके लिए मेरी लायबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पर उससे पहले अगर उसने कोई बोरोइंग करके रखा है तो मेरी लायबिलिटी रहेगी। लास्ट वन इज फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी गारंटी, फ्रेंड्स जनरली मैंने ये बताया हुआ है कि गारंटी लोन के लिए दी जाती है पैसा बोरो करने के लिए, बट ये फिड्यूशियरी गारंटी है वो किसी पर्सन का ऑनेस्ट फेथफुल बिहेवियर है उसके बारे में। आज अगर मान लो किसी को कैशियर के तौर पे अपॉइंट करने वाले हैं तो उस पर्सन का ऑनेस्ट ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जितना भी पैसा रिसीव करेगा उसका एक हिसाब प्रोवाइड करेगा। उसने हिसाब नहीं प्रोवाइड किया तो नुकसान किसको होने वाला है, तो नुकसान होने वाला है ऑब्वियसली टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। तो उस सिचुएशन में वो एम्प्लॉयर भी गारंटी मांगता है कि मुझे गारंटी चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन है वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, वो ठीक से हिसाब रखेगा, वो ठीक से काम करेगा। उसने अगर ठीक से हिसाब नहीं रखा, काम नहीं किया तो मैं लायबल। अब इस सिचुएशन में कहना इससे यहाँ पे ये जो बात चल रही है ये फिड्यूशियरी गारंटी की है। फिड्यूशियरी गारंटी है मतलब वो भी जब तक वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में रहेगा तब तक मेरी गारंटी रहेगी। अब ये रिवोकेशन का एस्पेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ में आ जाता है। रिवोकेशन कैसे हो सकता है, मतलब गारंटर गारंटी देने के बाद उसको कैंसिल कर सकता है कि भाई अब इस पर्सन के लिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। कब कैसे कर सकता है, तो बाय गिविंग नोटिस, या तो अगर डेथ ऑफ श्योरिटी हो गई तो अपने आप उसकी लायबिलिटी खत्म। पर वो ट्रांजैक्शन सिर्फ जो अभी होने बाकी है उसके लिए। ये बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने 3 महीने के लिए 5 लाख रुपए तक ये जितना भी बोरो करे उसकी गारंटी दी थी, मतलब ये कंटिन्यूइंग थी कि 3 महीने तक 5 लाख रुपए जितना जो भी बोरो किया उसके लिए गारंटी रहेगी। एक ही महीने के अंदर उसने 1.5 लाख बोरो किया था और गारंटी रिवोक हो गई। फिर पूछते थे कि ये जो 1.5 लाख है क्या उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, यस। बाकी के 3.5 लाख के लिए क्या उसकी गारंटी रिवोक हो गई, आंसर इज यस। ये हमारा रिवोकेशन का एस्पेक्ट। और दूसरा आता है श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को रिवोक नहीं कर रहा पर वो क्या हो रहा है, तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिसेंटली आईसीएआई का फेवरेट ये वाला टॉपिक है। मतलब बहुत पास्ट में क्वेश्चंस पहले रिवोकेशन पे आते थे, फिर उन्होंने क्वेश्चन शिफ्ट कर दिए, 2-3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब इस बार किस पे से क्वेश्चन आए कुछ कह नहीं सकते, बट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करने जाऊं, श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, वो रिवोक नहीं कर रहा, वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा है। और ये किसके लिए हो सकता है, तो कोई भी लोन के लिए। श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, पेमेंट ऑफ लोन बाय डेटर। अगर डेटर ने लोन रीपे कर दी ना तो श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज।
अब ये है ना, वो सिर्फ एक ही जगह पे होगा, फिर स्पेसिफिक गारंटी में। हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल याद करवाऊँ तो आज अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा बोला है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो 5 टी बैग परचेस कर रहा है उसके लिए मेरी गारंटी है कि वो 1 महीने में पेमेंट कर देगा। उसने ये 5 टी बैग जो रिसीव किया उसका 1 महीने में पेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा। ये कौन सी वाली गारंटी हुई? स्पेसिफिक। ये 5 टी बैग के लिए ही गारंटी है और इसका पेमेंट अगर नहीं मिला तो वो श्योरिटी पेमेंट करने वाला है। सो कहना इससे ये 5 टी बैग के लिए जो गारंटी रिसीव हुई है वो यहाँ पे रिसीव होने के बाद अगर मान लो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेटर ने जैसे ही वो 5 टी बैग रिसीव किए उसके दूसरे दिन ही पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया? डिस्चार्ज। बिकॉज जिस लोन के बारे में उसने गारंटी दी थी वो लोन ही रिपे हो चुकी। उसी टाइम पे अगर मान लो क्रेडिटर उसको कोई और गुड सप्लाई करे विद इन 1 मंथ, तो क्या उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा क्या? आंसर इज नो। उसकी लायबिलिटी पर्टिकुलरली वो ट्रांजेक्शन के लिए थी, वो डिस्चार्ज। पर अगर आज श्योरिटी ने ऐसा बोला होता कि ये पर्टिकुलर पर्सन 5,000 रुपए तक की जितनी भी टी बैग परचेज करता है उसके लिए मेरी गारंटी है कि वो रिपे कर देगा, इसने अगर रिपे नहीं किया तो मैं रिपे करूंगा। अब पहली बार उसको टी बैग सप्लाई की गई, उसने पेमेंट कर दिया। दूसरी बार टी बैग सप्लाई की गई, उसने पेमेंट नहीं किया। क्या इस सिचुएशन में श्योरिटी डिस्चार्ज हुआ? आंसर इज नो। व्हाई नो? यहाँ पे गारंटी किसके लिए थी? क्या वो ट्रांजेक्शन के लिए थी? नहीं, वो 5,000 रुपए तक की थी। तो 5,000 रुपए तक यहाँ पे श्योरिटी लायबल रहेगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का सबसे पहला पॉइंट बना पेमेंट ऑफ लोन बाय द डेटर, और वो पेमेंट ऑफ लोन बाय द डेटर में स्पेसिफिक गारंटी यहाँ पे होनी चाहिए। स्पेसिफिक गारंटी है तो श्योरिटी डिस्चार्ज, और स्पेसिफिक गारंटी नहीं है, कंटिन्यूइंग है, तो जब तक पूरी लोन रिपे नहीं होती तब तक श्योरिटी लायबल रहता है। दूसरा, खास ध्यान से इसमें बहुत डाउट आता है बिकॉज मॉड्यूल में एक हेड पॉइंट लिखा है, उसके अंदर एक केस लॉ मेंशन किया है और मॉड्यूल का प्रोविजन, दैट इज सेक्शन का प्रोविजन और वो केस लॉ का एक्चुअली जो मॉड्यूल का हेडिंग है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन लाएंगे उस बात का। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएंस इन टर्म्स बाय डेटर एंड क्रेडिटर without consent of surety। अब डेटर और क्रेडिटर ने श्योरिटी को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई भी वेरिएंस किए, तो श्योरिटी को कंसेंट में लिए बिना वो वेरिएंस किया गया, तो उस वेरिएंस के लिए श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज। और यहां पे खास ध्यान रखना, सेक्शन कानून वर्ड यूज करता है एनी वेरिएंस मेड, एनी वेरिएंस मेड मतलब कोई भी वेरिएंस हो, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो खराब वाला हो, मतलब चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो एडवर्स हो, एनी वेरिएंस मेड बाय डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन, और आई कैन से द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस। मतलब अगर कोई भी वेरिएंस हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, श्योरिटी की कंसेंट के बिना किया गया बाय द डेटर एंड क्रेडिटर, तो वो श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगा फ्रॉम द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू वेरिएंस, वेरिएंस के बाद वाले ट्रांजेक्शन के लिए वो डिस्चार्ज। आज अगर मान लो कोई जगह पे लोन का इंटरेस्ट रेट 10% था, उसको बताए बिना 12% कर दिया या 8% कर दिया, तो श्योरिटी डिस्चार्ज। जिस दिन को चेंज हुआ उससे पहले की अमाउंट अगर कुछ बाकी निकल रही है तो श्योरिटी लायबल, पर उसके बाद वाली अमाउंट के लिए श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। एंड वो डिस्चार्ज होगा तो सिर्फ एक्स्ट्रा 10% का 12% हुआ तो 2% के लिए नहीं, वो फुल अमाउंट के लिए डिस्चार्ज जो ये चेंज के बाद हुई। अब आप बोलोगे मैम ये बात सही है, एनी वेरिएंस लिखा है सेक्शन के अंदर, पर मॉड्यूल में ही एक पैराग्राफ लिखा है कि वेरिएंस मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी विच इज फेवरेबल फॉर श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। ये हेडिंग लिखा है एक्चुअली, है ना, उसके अंदर एक केस लॉ दिया है और उसमें लिखा है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। प्रॉब्लम आता है कि ये हेडिंग जो है ना, हेडिंग गलत दिया है सीआई ने, केस लॉ सही है, हेडिंग गलत है, तो ये हेडिंग को इग्नोर करना। केस क्या है वो बताऊं। अच्छे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है ना, उनको लोन चाहिए, वो मिस्टर बी के पास जाता है, मेरे को गारंटी दो। मिस्टर बी सामने से गारंटी बॉन्ड साइन करके दे देते हैं, गारंटी बॉन्ड साइन करके दे दिया 25 लाख का, मान लो कि भाई ये गारंटी बॉन्ड है, तू जाके क्रेडिटर के पास सबमिट कर और तू लोन लेके आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गारंटी बॉन्ड सबमिट कर दिया 25 लाख का मिस्टर ए को, मिस्टर ए लेके गए क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर ने मिस्टर ए की फाइनेंशियल कंडीशन देखी, ध्यान से सुनो,
क्रेडिटर ने मिस्टर ए की फाइनेंशियल कंडीशन देखी और ये फाइनेंशियल कंडीशन देखी, क्रेडिटर ने बोला भाई तेरे को तो 20 लाख से ज्यादा की लोन ही नहीं मिल सकती। इस सिचुएशन में बिफोर इश्यू ऑफ लोन मिस्टर ए मिस्टर बी को बिना बताए ये 25 लाख का 20 लाख का है। अब यहां पे ध्यान रखना, ये क्या हुआ बिफोर इश्यू ऑफ लोन, एंड सेकेंड कौन सा चेंज है, फेवरेबल टू श्योरिटी। तो यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज होगा, आंसर इज नो। क्यों नो? तो भाई टेक्निकली देखने जाए तो ये तो लोन से पहले की बात हुई ना, तो डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में वेरिएंस कहां हुआ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही 20 लाख का हुआ, मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले का चेंज है, प्लस श्योरिटी के बेनिफिशियल में है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। मेक श्योर हेडिंग गलत था, केस लॉ सही था। एग्जाम में जब पढ़ रहे हो तो केस लॉ को ध्यान रखना, स्टोरी देखना, हेडिंग पे रिलाय मत करना। पहला लायबिलिटी श्योरिटी का डिस्चार्ज होता है बाय पेमेंट ऑफ लोन, अगर डेटर ने लोन ही रीपे कर दी तो स्पेसिफिक गारंटी में श्योरिटी डिस्चार्ज। दूसरा वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेटर और क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में वेरिएंस किया विदाउट इन्फॉर्मिंग श्योरिटी तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज। अब वो फेवरेबल या एडवर्स कोई भी चेंज हो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। लोन से पहले कोई चेंज हुआ था जो फेवरेबल था तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड, एनी एक्ट और ओमिशन or agreement of creditor and debtor discharging debtor will also discharge surety। मतलब आज क्रेडिटर ने डेटर को बोल दिया तेरे पास से पैसे नहीं चाहिए जा, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज। क्रेडिटर ने डेटर को ऐसा बोला नहीं है, बट क्रेडिटर का कोई एक्ट या ओमिशन ऐसा है जिसका लीगल कंसिक्वेंस है कि डेटा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज। एक एग्जांपल आता है और एक ही एग्जांपल कॉमन है कि आज एक पर्सन ने अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बारे में कोई गारंटी देता है कि 6 महीने के अंदर काम खत्म कर देगा, इसने खत्म नहीं किया तो जो नुकसान है वो मैं भरपाई करूंगा, दैट इज अ गारंटर। पर वो कॉन्ट्रैक्टर ने शर्त रखी कि मुझे अगर आपने 1 महीने के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा दिए तो मैं ये घर रेडी करके आपको 6 महीने में दे दूंगा। मतलब अगर आपने मेरे को रॉ मटेरियल यहाँ पे 1 महीने के अंदर लाके रख दी है तो मैं 6 महीने में रेडी करके आपको घर दे दूंगा, अगर मैंने नहीं दिया तो नुकसान भरपाई करूंगा, और उसके बारे में किसी ने गारंटी दी। मतलब यहाँ पे क्रेडिटर को, मतलब आई कैन से ओनर ऑफ द फ्लैट को मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है 1 महीने के अंदर। अगर वो ये नहीं कर पाया तो कहना इससे देयर इज एन ओमिशन, और अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ओमिशन हुआ तो ये ओमिशन की वजह से भी श्योरिटी लायबिलिटी से क्या हो जाने वाला है, डिस्चार्ज। क्योंकि यहाँ पे डेटर लायबिलिटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। क्रेडिटर ने 1 महीने में रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी से डिस्चार्ज हुआ तो श्योरिटी भी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो इस सिचुएशन में भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर इसके 2 एक्सेप्शन है कि जहां पे डेटा लायबल नहीं है फिर भी श्योरिटी लायबल है। पहला, मियर फॉरबेरेंस, बाय क्रेडिटर टू स्यू द डेटर। क्रेडिटर सिर्फ डेटा के सामने केस फाइल करना भूल गया। अब डेटा के सामने केस फाइल करना भूल गया या रह गया तो वो श्योरिटी को लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करेगा। हाँ, अगर डेटा के सामने केस फाइल नहीं हुआ है तो डेटा लायबल नहीं है, पर फिर भी श्योरिटी लायबल रहेगा। क्या आंसर इज यस। दूसरा यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो दूसरा बोला जाता है व्हेन इट इज अ टाइम बार्ड डेट। अगर कोई जगह पे टाइम बार्ड डेट की बात करने जाऊं तो टाइम बार्ड डेट में 3 साल के बाद डेटा के सामने एनफोर्स करने का ऑप्शन नहीं रहता। मतलब डेटा लायबिलिटी में डिस्चार्ज हो गया, पर श्योरिटी के पास से क्या वो रिकवर किया जा सकता है, यस। श्योरिटी के पास से इवन टाइम बार्ड डेट भी रिकवर हो सकती है। उसका रीजन क्या था वो मैंने बताया था आपको क्लास में जो पढ़ाया था कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इंडिया में एक ऐसा कानून है जो डिफाइन करता है कि इतना मैक्सिमम पीरियड है केस फाइल करने का, और वो डेटर क्रेडिटर के रिलेशन के लिए प्रिस्क्राइब करता है कि भाई 3 साल के अंदर केस फाइल करो। पर ऐसा कोई टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन डेटर श्योरिटी या क्रेडिटर श्योरिटी के बारे में नहीं लिखा, तो क्रेडिटर अगर चाहे तो श्योरिटी के सामने कभी भी केस फाइल कर सकता है। सो टाइम बार्ड डेट के लिए भी डेटर लायबल नहीं है बिकॉज पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई कर गया, पर श्योरिटी के सामने कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं कर रहा तो सिचुएशन में श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कहना इसे इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट, अगर कोई जगह पे
सेटलमेंट विद डेटा। तो ऑब्वियसली डेटा के साथ अगर क्रेडिटर ने सेटलमेंट कर दिया तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज इफ इट इज मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। आज अगर सेटलमेंट की बात करूं तो दो में से कोई एक तरीके से होता है। क्रेडिटर डेटा को बोलता है चल तेरे सामने केस फाइल नहीं करूंगा जा। अगर क्रेडिटर ने क्लियरली बोल दिया डेटा को कि तेरे सामने केस फाइल नहीं करूंगा जा, तो इस सिचुएशन में श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज, बिकॉज एक लेवल पे ये सेटलमेंट है और अगर सेटलमेंट किया तो अब डेटा के साथ सेटलमेंट श्योरिटी की कंसेंट के बिना किया है तो श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज। दूसरा, अगर कोई जगह पे डेटा को बोला है एक काम कर, तू अभी थोड़ा बहुत पैसा दे दे, तेरे को 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। अब ये 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम तो दिया जो क्रेडिटर ने डेटा को दिया है श्योरिटी के साथ डिस्कस किए बिना, तो इस सिचुएशन में भी श्योरिटी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कि बोले आपने इसको टाइम दिया था अब इसी से रिकवर करो, पर मेक श्योर अगर क्रेडिटर ने डेटा के साथ सेटलमेंट किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज, थर्ड पार्टी के साथ सेटलमेंट किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल शायद याद आए तो, आपको पता हो तो, अगर आज हितेश सर ने मेरे साथ सेटलमेंट किया होता लोन का कि आपके पास से पैसा नहीं चाहिए या आपके पास में केस फाइल नहीं करूंगा, आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, तो पलक से डिस्चार्ज। बट अगर कोई जगह पे हितेश सर ने ऐसा डिसीजन उर्वित सर के साथ लिया होता कि भाई चांदनी को एक्स्ट्रा टाइम दो, इतना पैसा मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इट इज कंसिडर्ड एज कि यस यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सेटलमेंट हुआ है, तो उस सिचुएशन में डेटा लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुआ और श्योरिटी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। एंड फिफ्थ आता है बाय एक्ट ऑफ क्रेडिटर। एक्ट ऑफ क्रेडिटर मतलब दो में से कोई भी एक। पहला, अगर क्रेडिटर ने डायरेक्शन ऑफ श्योरिटी को फॉलो नहीं किया, या तो दूसरा जो असेट थी जिसको गिरवी रखा गया था एट द टाइम ऑफ गारंटी, वो असेट को कोई जगह पे श्योरिटी क्रेडिटर के नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ तो भी उस सिचुएशन में श्योरिटी डिस्चार्ज। अब एग्जांपल से बात करते हैं। आज अगर मान लो मेरे बिहाफ पे पलक से गारंटी दे रहे थे कि चांदनी को जॉब पे रखो कैशियर के तौर पे, वो कोई डिफॉल्ट नहीं करेगी, और उसने डिफॉल्ट किया तो वो जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी मैं रिपे कर दूंगा, उसकी वजह से हुआ जो लॉस है वो लॉस मैं रिपे कर दूंगा। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे पलक सर ने ये जो गारंटी दी है उस गारंटी के सामने उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि सर मैं तो गारंटी देता हूं कि वो कोई फ्रॉड नहीं करेगी, वो कोई डिसऑनेस्ट तरीके से काम नहीं करेगी, पर फिर भी आप है ना हर महीने बैलेंस चेक करते रहना। अब हर महीने बैलेंस चेक करते रहना, कैश बैलेंस और एक्चुअल कैश इन हैंड मैच करते रहना, ताकि उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना रहे। अब डायरेक्शन दी थी, हितेश ने वो डायरेक्शन कभी फॉलो नहीं की और उसकी वजह से मैं मेंटली फ्री हो गई, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। आफ्टर 6 मंथ मैं पैसा लेके भाग गई। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या पलक सर को लायबल किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको फॉलो किया गया नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई जगह पे यहाँ पे बोला जाता है कि कोई जगह पे आज शिप के रिलेटेड एक मॉड्यूल में एग्जाम्पल है, एक शिप कंस्ट्रक्शन करने के लिए काम किसी को दिया था और वो शिप कंस्ट्रक्टर के बारे में किसी ने गारंटी दी थी, पर गारंटी देने के टाइम पे क्लियरली बोला था कि जितना जितना काम खत्म होता है उतना ही इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना है। पर वो क्रेडिटर ने लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर दी और वो जो शिप कंस्ट्रक्शन करने वाला पर्सन था वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के भाग गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या गारंटर को लायबल किया जा सकता है? नहीं, उसकी डायरेक्शन फॉलो नहीं की। दूसरा, आज अगर मैं लोन बोरो कर रही हूं तो लोन बोरो करने के टाइम पे मैंने जो प्रॉपर्टी हितेश सर के पास गिरवी रखी, वो पलक सर के लिए भी एक बेनिफिट है कि कल को अगर मैं लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती हूँ तो पलक सर वो प्रॉपर्टी में से भी रिकवर कर सकते हैं। आज अगर मान लो मैंने गारंटी लेने के टाइम पे जो प्रॉपर्टी हितेश सर के पास गिरवी रखी थी एज अ कोलेटरल, वो प्रॉपर्टी को हितेश सर के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ नुकसान हो या हितेश सर वो प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दे, तो क्या ना इससे पलक सर का फ्यूचर अधिकार इम्पेयर हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी पलक सर लायबिलिटी से क्या हो जाने वाले हैं? डिस्चार्ज। ये 5 सिचुएशन में श्योरिटी अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी से क्या होने वाला है? डिस्चार्ज। हमारा सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ गारंटी ओवर। अब ये थर्ड एस्पेक्ट राइट्स ऑफ श्योरिटी को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे। नाउ फ्रेंड्स, राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी में सबसे पहले 2 पार्टीज के सामने, रादर ऐसे 3 पार्टीज के सामने श्योरिटी के राइट्स रहते हैं। पहला, राइट अवेलेबल अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, दूसरा राइट अवेलेबल अगेंस्ट क्रेडिटर, एंड तीसरा राइट अवेलेबल अगेंस्ट को श्योरिटीज।
पर को श्योरिटीज वाला हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं राइट्स अवेलेबल विद द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के सामने कौन से राइट्स है फ्रेंड्स? तो अगर मैं बात करने जाऊं, सबसे पहला राइट प्रिंसिपल डेटर के सामने है, दैट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन। नाउ आप सब्रोगेशन का जो राइट है ना, ये होता है राइट टू स्टैंड इन द शूज ऑफ क्रेडिटर और राइट टू टेक प्लेस ऑफ क्रेडिटर। राइट टू स्टैंड इन द शूज ऑफ क्रेडिटर और राइट टू टेक प्लेस ऑफ क्रेडिटर। इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा है कि वंस द गारंटीड डेट इज ड्यू, मतलब जिस डेट के लिए गारंटी दी थी वो ड्यू है, और द ड्यूटी और आई कैन से द डिफॉल्ट फॉर विच द प्रॉमिस ड्यूटी वॉज देयर इज अकर्ड, मतलब जिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस किया गया था ड्यूटी के लिए, वो ड्यूटी में डिफॉल्ट अकर हुआ है, देन श्योरिटी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट इज लायबल फॉर, मतलब अगर थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट में खुद परफॉर्म कर लिया, और ऑन पेमेंट ऑफ ऑल दैट इज लायबल फॉर, जो उसको पे करना था वो डेट उसने पे कर दी, इज वेस्टेड विथ, वेस्टेड मीन्स गिवन और प्रोवाइडेड विथ ऑल द राइट्स अवेलेबल टू क्रेडिटर अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो राइट्स क्रेडिटर के थे वो अब किसको शिफ्ट हो जाएंगे? श्योरिटी को। मतलब एक बार श्योरिटी अगर क्रेडिटर को पे कर देता है या अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देता है, तो श्योरिटी अब डेटर को बोल सकता है कि अब तेरा क्रेडिटर मैं रहूंगा, मतलब अब तेरे क्रेडिटर की जगह पे मैं हूं। मतलब ये राइट किसके सामने रहेगा? डेटा के सामने। अब फ्रेंड्स मैंने जब पढ़ाया तब ये बोला था कि यही का यही राइट अगेंस्ट क्रेडिटर भी रहता है, बिकॉज अगर आज मान लो यूज एक ही बार होगा, आज अगर पलक सर ने मेरे बिहाफ पे हितेश सर को पे कर दिया मेरे डिफॉल्ट की सिचुएशन में, तो क्या नहीं से वो हितेश सर को बोल सकते हैं कि सर आपको पैसा मिल गया ना, अब आपका राइट खत्म, अब आपकी जगह पे मेरा राइट शुरू होगा। दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट क्रेडिटर, यूज एक ही बार हुआ, और मुझे बोल दिया जाएगा कि चांदनी अब तेरे क्रेडिटर हितेश सर नहीं है, अब आई विल बी कंसिडर्ड एज योर क्रेडिटर। तो ये सबरोगेशन, क्रेडिटर की जगह लेने का राइट दोनों के सामने अवेलेबल। दूसरा, जो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी मैंने गिरवी रखी थी हितेश सर के पास, अगर आज मैंने रीपेमेंट कर दिया तो वही प्रॉपर्टी अब किसके पास गिरवी रहेगी? पलक सर के पास। अब ये राइट उनका मेरे और हितेश सर दोनों के सामने अवेलेबल है। हितेश सर को पेमेंट करके बोल सकते हैं सर आपको पैसा मिल गया ना, अब आपका प्रॉपर्टी के ऊपर से राइट खत्म। उसी तरीके से मुझे बोल सकते हैं कि चांदनी ये जो प्रॉपर्टी है तेरी, अब जब तक तू मुझे लोन रीपे नहीं करेगी तब तक ये प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रहेगी। तो ये राइट टू सिक्योरिटी। थर्ड इज कंसिडर्ड एज राइट ऑफ इंडेमनिटी। ये राइट सिर्फ डेटा के सामने अवेलेबल है। इंडेमनिटी मतलब कंपेंसेट द लॉस। आज अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करने जाऊं ना, तो ऐसा बोला जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी होती है फ्रॉम द साइड ऑफ डेटर टू द श्योरिटी। आज कोई भी गारंटर अगर मेरे बारे में गारंटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी में आता है कि मैं डिफॉल्ट ना करूं, मेरे डिफॉल्ट की वजह से वो श्योरिटी को नुकसान ना हो। अगर उसको नुकसान हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड हो या ना हो, मुझे वो नुकसान उसको कंपेंसेट कर देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड इंडेमनिटी फ्रॉम द साइड ऑफ डेटर टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ श्योरिटी। तो ये जो लॉस, मतलब आज अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट किया तो मेरे बिहाफ पे इमरजेंसी में पलक सर को रीपे करना पड़ा होगा, उसके लिए हितेश सर की लीगल नोटिस इसका जवाब देना पड़ा होगा, तो मेरे डिफॉल्ट करने के टाइम पे, उस टाइम पे जितनी भी चीजें यहाँ पे पलक सर को पे करनी पड़ी वो क्या मान ली जाएगी? वो नुकसान के तौर पे कंपेंसेशन वो मेरे पास से डिमांड कर सकते हैं अंडर इंडेमनिटी। मतलब मेरे डिफॉल्ट की वजह से पलक सर को जो भी नुकसान हुआ है वो मेरे पास से रिकवर किया जा सकता है। दिस इज अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। नाउ राइट अगेंस्ट क्रेडिटर देखें तो राइट अगेंस्ट क्रेडिटर में दो तो कॉमन ही है। तीसरा राइट बहुत सुपर है, राइट टू स्यू। इट इज सेड एज श्योरिटी कैन रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू डेटा। अब आप बोलोगे मैम अगर डेटा के सामने केस फाइल ना भी करे तो भी श्योरिटी लायबल है? हाँ लायबल है। मतलब आज अगर मेरे सामने केस फाइल नहीं भी किया हितेश सर ने तो भी पलक सर लायबल है, पर पलक सर को भी ये राइट दिया है कि पलक सर आप हितेश सर को बोल सकते हैं पहले चांदनी के सामने केस तो फाइल करो, उसको डिफॉल्ट करने से तो रोको। इसको लेटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्विया टाइमेट एक्शन। क्विया टाइमेट एक्शन मतलब किसी को डिफॉल्ट करने से रोकना। अब ये जो राइट टू स्यू है कि भाई श्योरिटी रिक्वायर कर सकता है क्रेडिटर को कि तू प्रिंसिपल डेटा के सामने केस तो फाइल कर, उसको डिफॉल्ट करने से तो रोक। तो ये जो राइट टू स्यू है ये यूज करना श्योरिटी के पास ऑप्शन है, पर प्रॉब्लम है।
भाई जिस दिन को डेटर ने डिफॉल्ट किया, क्रेडिटर केस फाइल करे या ना करे, श्योरिटी लायबल तो हो ही जाता है। फिर भी अगर वो क्रेडिटर को बोल रहा है कि आप स्यू करो, आप उसके पास केस फाइल करके रिकवर करो, तो कहना इसे एक लेवल पे क्रेडिटर को जितना भी पेमेंट मिलने में डिले हो रहा है या क्रेडिटर को डेटा को स्यू करने का जो लीगल एक्सपेंसेस हो रहा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? श्योरिटी को। क्योंकि श्योरिटी लायबल आज के आज है, फिर भी वो अगर अपना ये राइट यूज कर रहा है कि आप श्योरिटी क्रेडिटर डेटा के सामने केस फाइल करो, तो श्योरिटी को ये भी भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि आप चिंता मत करो, आपको पेमेंट मिलने में जितना डिले होगा या जो भी इंटरेस्ट पे करना, जो भी आपको लीगल खर्चा होगा वो मैं आपको कंपेंसेट करूंगा। फोर्थ, राइट टू डिसमिस। जिस भी पर्सन के बारे में फिडिलिटी गारंटी दी गई थी, मतलब जिसकी ऑनेस्टी फेथफुलनेस के बारे में गारंटी दी गई थी कि ये पर्टिकुलर पर्सन है वो कभी कोई जगह पे डिफॉल्ट नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, इससे फ्रॉड किया तो नुकसान मैं भरपाई करूंगा। अब वो पर्सन अगर परसिस्टेंटली मुझे डिसऑनेस्ट लग रहा है तो मैं ये नोटिस भेज सकती हूँ कि इसको नौकरी से निकाल दो, अगर इसको नौकरी से नहीं निकाला तो इसके नुकसान के लिए मैं लायबल नहीं हूं। तो ये राइट टू डिसमिस अ पर्सन फ्रॉम द सर्विस रहेगा। फिफ्थ, इट इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर के सामने राइट सेट ऑफ का रहेगा। सेट ऑफ का अमाउंट जो डेटर ने रीपे कर दिया उसका सेट ऑफ कौन क्लेम कर सकता है? श्योरिटी। आज मान लो 25 लाख की लोन थी, उसमें से डेटर ने 5 लाख ऑलरेडी पे कर दिए थे, तो ये जो सेट ऑफ है, ये सेट ऑफ का राइट किसको मिलेगा? श्योरिटी को भी मिलेगा। लास्ट इज राइट टू सिलेक्ट एन ऑप्शन। मतलब अगर दो डेट है जिसमें वो गारंटर है तो कौन सी डेट के सामने पहले सेट ऑफ किया जाए, कौन सी डेट के सामने बाद में सेट ऑफ किया जाए, वो डिसाइड करने का राइट श्योरिटी का रहेगा। मान लो आज मैंने हितैषी से दो अलग अलग फंड बोरो किए हैं, एक 5 लाख की लोन बोरो की है और एक 10 लाख की लोन बोरो की है। 5 लाख की लोन के लिए पलक सर एज अ गारंटर, 10 लाख की लोन के लिए भी वो गारंटर है, पर ये 5 लाख की लोन जो है ना वो अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी। ये 10 लाख की लोन है वो सिक्योर्ड है, मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी। अब जब मैं 3 लाख रुपए मान लो हितैषी को रीपे कर रही हूँ तो उसको किसके सामने सेट ऑफ करवाना, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का राइट पलक सर के पास रहेगा। अगर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ रीपेमेंट के टाइम पे तो पलक सर डिसाइड कर सकते हैं कि इसको भाई इसके सामने सेट ऑफ करो, सो दैट फ्यूचर में अगर मैंने डिफॉल्ट भी किया तो इसका ज्यादा रहेगा, तो उनको वो प्रॉपर्टी जो मैंने गिरवी रखी थी वहां से वो पैसा मिल जाएगा। एंड लास्ट वन, अगर श्योरिटी ये क्लेम करे कि उसको पता नहीं था डेटर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं था, डेटा ने जब लोन बोरो की तब वो कैपेबल ही नहीं था, माइनर था, अनसाउंड था, अगर ये क्लेम करे तो वो लायबिलिटी से मुकर सकता है, मना कर सकता है। पर अगर गारंटी देने के टाइम पे श्योरिटी को पता नहीं था कि डेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है तो ये राइट वो यूटिलाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इसी के साथ फ्रेंड्स एक और छोटा सा पॉइंट आता है कि गारंटी इनवैलिड कब होगी, और फिर लास्ट पॉइंट को श्योरिटी वाला, गारंटी व्हेन इनवैलिड। गारंटी इनवैलिड कब होती है? तो गारंटी को इनवैलिड होने का यहाँ पे कंडीशन है, 3 सिचुएशन में गारंटी कैन बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। पहला, एक्चुअली तो 5, पहला विदाउट कंसिडरेशन होता तो भी गारंटी इनवैलिड, अगर कोई जगह पे श्योरिटी को पता नहीं है कि ये बाइनर है या अनसाउंड है तो भी गारंटी इनवैलिड। बट उसके अलावा पहला, गारंटी अगर कोई जगह पे मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई हो, मतलब अगर गारंटी ली गई है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ये मिसरिप्रेजेंटेशन या तो क्रेडिटर ने खुद ने किया है या उसकी नॉलेज में श्योरिटी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्रेडिटर की खुद की साइड से या क्रेडिटर के नॉलेज में अगर श्योरिटी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो गारंटी विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। दूसरा आता है साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई जगह पे श्योरिटी इंपॉर्टेंट मटीरियल सर्कमस्टेंसेस के बारे में साइलेंस रख रहा है, तो मटीरियल इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस के बारे में अगर साइलेंस रखा गया तो वो साइलेंस की वजह से भी यहाँ पे गारंटी क्या हो जाएगी? इनवैलिड। बट यहाँ पे ये दोनों ही चीजें क्रेडिटर की साइड से हुई तो गारंटी इनवैलिड। मतलब अगर क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया या क्रेडिटर की साइड से मटीरियल इंफॉर्मेशन के बारे में साइलेंस रखा गया तो इनवैलिड। याद आए तो शायद इसका एक एग्जांपल था साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेस का, कि आज एक पर्सन ऑलरेडी डिफॉल्ट करते हुए नौकरी पे पकड़ा गया था, किसी की भी गारंटी के बिना अपॉइंटेड था, नौकरी में वो डिफॉल्ट कर रहा था, वो उसको निकालने वाले थे। अब वो निकालने वाले थे, उस टाइम पे हम जाके उनको बोल रहे हैं कि भाई आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे अगर आप गारंटी लेके आओ तो। इस सिचुएशन में वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, ये मैटर गारंटर को पता होनी चाहिए। अगर कोई जगह पे गारंटी देने के लिए आ रहा है तो वो गारंटर को, दैट इज वो श्योरिटी को बताना वो क्रेडिटर की जिम्मेदारी में आता है कि आपको पता है ना आप किसकी गारंटी ले रहे हो, ये ऑलरेडी ऐसा फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है। अब उस सिचुएशन में साइलेंस रखा गया तो वो साइलेंस को भी क्या बना जाएगा?
एक लेवल पे गारंटी को इनवैलिड होने का रीजन। एंड लास्ट, व्हेन कोई पर्सन ने कंडीशन रखी है कि अगर मेरे साथ ये पर्सन को श्योरिटी के तौर पे ज्वाइन करेगा तो ही मेरी गारंटी वैलिड रहेगी, और वो पर्सन को श्योरिटी के तौर पे ज्वाइन करने से फेल हो जाए तो भी गारंटी क्या हो जाएगी, इनवैलिड। आज अगर मान लो पलक सर ने गारंटी कंडीशन रखी होती कि मेरे साथ साथ अगर धवल सर भी गारंटी दे तो ही मेरी गारंटी वैलिड रहेगी, और धवल सर गारंटी देने से मना कर दे तो ये सिचुएशन में पलक सर की गारंटी भी क्या हो जाएगी, इनवैलिड, बिकॉज यहाँ पे जो पर्टिकुलरली कंडीशन रखी गई थी वो कंडीशन को फुलफिल किया गया नहीं है। ये गारंटी को इनवैलिड करने का तरीका। नाउ लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कोश्योरिटी एंड कंट्रीब्यूशन बिटवीन कोश्योरिटी। अब सबसे पहले तो कोश्योरिटी किसकी कहा जाएगा, तो अगर एक ही लोन के लिए एक से ज्यादा लोग अगर गारंटी दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है वो सब एक दूसरे के लिए कोश्योरिटीज है। अब ये जो कोश्योरिटीज है उनके बीच का कंट्रीब्यूशन कैसा, तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है, अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल, रेशियो डिसाइडेड है तो डिसाइडेड रेशियो। हाँ, इतनी बात याद रखना, क्रेडिटर के सामने वो फुल अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे, बट अंदर अंदर उनकी लायबिलिटी रहेगी फॉर इक्वल अमाउंट अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो, और अगर रेशियो डिसाइडेड है तो अप टू द अमाउंट ऑफ रेशियो। अब इसके बारे में सेक्शन क्या कहता है, तो व्हेन टू और मोर पर्सन बिकम कोश्योरिटी फॉर द सेम डेट और ड्यूटी, एक ही डेट या ड्यूटी के लिए दो या उससे ज्यादा लोग अगर कोश्योरिटी बन रहे हैं, देन आइदर जॉइंटली और सेवरली, साथ में जाके गारंटी दे रहे हैं, अलग अलग से गारंटी दे रहे हैं, आइदर बाय द सेम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लोन के ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा गारंटी साइन कर रहे हैं, या अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या तीसरा आता था, किसी को याद आए तो, आइदर विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, विच और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की गारंटी के बारे में जानते हुए या ना जानते हुए अगर वो लोग एक दूसरे के डेटा के बारे में गारंटी दे रहे हैं, दे आर लायबल एज बिटवीन देमसेल्व्स, द वर्ड सेज एज बिटवीन देमसेल्व्स, अंदर अंदर लायबिलिटी रहेगी फॉर इक्वल अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और डिसाइडेड ना हो तो इक्वल, मतलब कहने से क्रेडिटर के सामने फुल अमाउंट के लिए लायबल, एज बिटवीन देमसेल्व्स अगर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रारी, मतलब कोई रेशियो डिसाइडेड है तो वो, ना डिसाइडेड हो तो इक्वल। अब ये कोश्योरिटी का कंसेप्ट है ना, उसके यहाँ पे खास ध्यान से दो एग्जाम्पल में स्पेसिफाई करूंगी, दो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आने के लिए कहीं ना कहीं से आपको पता हो तो इजी रहे। ए बी एंड सी gave guarantee to D for 6 lakh for E. Now friends, if I start with that A, B and C ने गारंटी दी थी D को कि भाई E ने जितना भी बोरो किया है 6 लाख रुपीस तक अगर उसमें डिफॉल्ट किया तो विल रीपे। अब ये जो 6 लाख रुपए की बात है, ये 6 लाख में अगर डिफॉल्ट हुआ तो इन तीनों की लायबिलिटी क्या, अगर इन तीनों ने मिलकर गारंटी दी है फॉर द 6 लाख रुपीस, तो इट इज सेड एज कि भाई क्रेडिटर के सामने तो पूरे अमाउंट के लिए लायबल, मतलब क्रेडिटर किसी भी एक पर्सन के पास से पूरे 6 लाख रिकवर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर बाद में क्या होगा, तो बाद में एनी ऑफ द पार्टीज बाकी का शेयर रिकवर कर लेंगे। अगर उनका रेशियो क्या तो डिसाइडेड है तो वो, ना डिसाइडेड हो तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज इक्वल, एवरीवन विल बी लायबल फॉर 6 लाख रुपीस। मतलब अगर उनका रेशियो नहीं लायबल है तो एवरीवन इज लायबल फॉर 2 लाख, रेशियो डिसाइडेड है तो वो, पर वो इंटरनल लायबिलिटी की बात है क्रेडिटर के सामने। बट एक क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में ऐसा देके रखा है कि अगर ए बी एंड सी इन डिफरेंट श्योरिटी बॉन्ड्स बाय डिफरेंट गारंटी बॉन्ड्स, ए ने बोला है दैट आई एम लायबल फॉर 2 लाख रुपीस, बी ने बोला है आई एम लायबल फॉर 3 लाख रुपीस, अप टू 3 लाख रुपीस, एंड सी ने बोला है आई विल बी लायबल अप टू 4 लाख रुपीस। नाउ ये जो लायबिलिटी है ना, ये तीनों के तीनों ने डायरेक्टली किसको बोला है पता है, तो डी को, दैट इज क्रेडिटर को। अगर क्रेडिटर को 6 लाख की गारंटी देके अंदर अंदर कोई रेशियो डिसाइड किया होता तो बात अलग होती। यहाँ पे उन लोगों ने रेशियो डिसाइड नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग से गारंटी दी। अब अलग अलग से क्रेडिटर को गारंटी दी, कैन आई से इट इज कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी लिमिटेड वन। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा ये कि अगर कोई जगह पे डेटा ने डिफॉल्ट किया तो भाई सबसे पहले तो लोन डिफॉल्ट की रकम कितनी, मान लो 3 लाख का डिफॉल्ट, तो पहले ये देखा जाएगा डिफॉल्ट रकम 3 लाख, कितने लोग, 3 लोग, तो कितना पर पर्सन 1 लाख। क्या किसी की भी इंडिविजुअल गारंटी से ज्यादा हो रहा है, आंसर इज नो।
तो आंसर इज नो, कोई भी इंडिविजुअल गारंटी से ज्यादा नहीं जा रहा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एवरीवन विल बी लायबल फॉर 1 लाख। अगर डिफॉल्ट इज 5 लाख, 5 लाख है तो कैन आई से 5 लाख है डिफॉल्ट, तो 3 लोगों के बीच में अगर 6 लाख है, सॉरी 6 लाख है तो भी 2-2 लाख। अगर किसी का डिफॉल्ट है से फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपीस, द डिफॉल्ट इज 9 लाख, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपीस डिफॉल्ट है तो क्या नहीं से एवरीवन इज लायबल फॉर 3 लाख रुपीस, जो यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि 2 लाख से ज्यादा तो ये रिपे नहीं करने वाला। तो इस सिचुएशन में इससे तो 2 लाख से ज्यादा नहीं मांगा जा सकता, इससे 3 लाख से ज्यादा नहीं मांगा जा सकता, तो उसी हिसाब से लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर तीनों जाके अलग अलग से गारंटी देके आए तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ गारंटर्स है, कितना टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी है, उसको अगर आपने डिवाइड कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, फिर ये आइडेंटिफाई करो कि किसी की भी एक्चुअल गारंटी से ज्यादा अमाउंट उसको पे करनी पड़े नहीं। एंड लास्ट चीज एक और सेक्शन है, अगर दोनों लोगों ने गारंटी में अंदर अंदर को डिस्कशन कर लिया है तो वो दोनों का अंदर अंदर का डीलिंग क्रेडिटर के राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। आज मान लो पलक सर ने और से फॉर एग्जाम्पल धवल सर ने दोनों ने मिलकर मेरी गारंटी ली है। अब ये गारंटी उन्होंने दे दी है हितेश सर, ये गारंटी दे देने के बाद मुझे लोन मिल गया, उसके बाद हितेश सर के सामने ही वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरे डिफॉल्ट की सिचुएशन में सबसे पहले पलक सर लायबल, अगर उन्होंने भी डिफॉल्ट किया तो धवल सर लायबल। अब इस सिचुएशन में वन ऑफ द को-श्योरिटी इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय अदर। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैन आई से कि यहाँ पे जो लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है वो एक को-श्योरिटी के डिफाइंड की वजह से दूसरे पे होने वाली, ये अंदर अंदर का डीलिंग है। क्या इसकी वजह से हितेश सर के कोई राइट को इफेक्ट होने वाला है? आंसर इज नो। क्या वो दोनों हितेश सर के सामने ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने तो देखो आपके सामने ही डील किया था कि भाई पहले पलक से लायबल उनके डिफॉल्ट में मिला? आंसर इज नो। क्रेडिटर के सामने उनकी लायबिलिटी को किसी भी तरीके से इफेक्ट किया जा सकता नहीं है। दिस इज कंसिडर्ड एज पर्टिकुलर टाइप ऑफ को-श्योरिटीज और लायबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गारंटी वाला टॉपिक भी खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ बेलमेंट। बहुत ही सिंपल से प्रोविजंस बेलमेंट। बेलमेंट में सबसे पहले तो डेफिनेशन ही मस्त है। डेफिनेशन बोलते हैं वन पर्सन डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट that on fulfillment of purpose the goods will be either returned or it will be disposed of according to the person delivering the goods। मतलब एक पर्सन ने दूसरे को गुड्स डिलीवर किए हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए विद अ कंडीशन कि भाई जैसे ही पर्पस खत्म हो जाए या तो गुड्स मुझे वापस करना है या मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करना। जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसको बुलाया जाता है बेलर, जिसको गुड्स डिलीवर किए गए उसको बुलाया जाता है बेली। स्पेसिफिकली डिलीवर्स द गुड्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल ओवर द कस्टडी। सिर्फ फिजिकल कस्टडी किसी की गुड्स की देना इट इज नॉट इनफ। सिर्फ फिजिकल कस्टडी में किसी को गुड्स रखा है पर उस गुड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं दिया तो यहाँ पे बेलमेंट नहीं माना जा सकता। बेलमेंट कब माना जाएगा? तो फिजिकल कस्टडी ऑफ गुड्स यहाँ पे देने के साथ साथ उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने कंट्रोल ओवर दी कस्टडी दिया है। मतलब आज अगर मान लो मैंने किसी के यहाँ व्हीकल रखा, चाबी अपने साथ लेके आ गई तो बेलमेंट नहीं है, पर उसको चाबी दी, व्हीकल मेरे खुद के पास है, मैं बोलती हूँ कि मेरे घर के कंपाउंड में व्हीकल पड़ा है पर चाबी तेरे को दे रही हूँ संभाल के रखना, तो क्या यहाँ पे बेलमेंट माना जा सकता है? आंसर इज यस। यहाँ पे वो पर्टिकुलरली बेलमेंट में रिजल्ट हो जाएगा बेलर, जहाँ पे गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करा है, इट शुड बी कंट्रोल ओवर द कस्टडी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। और इसीलिए हमने कुछ चीजें देखी थी, बैंक के लॉकर में ज्वेलरी रखना नॉट अ बेलमेंट, क्योंकि कस्टडी हमारे पास सिर्फ हमने बैंक को ट्रांसफर किया है, पोजेशन अभी भी हमारे पास रहेगा। स्पेसिफिक पर्पज में कौन से पर्पजेस होते थे? तो 6 थे। खुद बेलर के यूज के लिए दिया है, दूसरा था फ्रेंड को यूज करने के लिए दिया, भाड़े पे दिया, रिपेयर करने के लिए दिया, कैरियज के लिए दिया या गिरवे रखा। इन either of the way it will be resulting into bailment and जैसे ही पर्पस खत्म हो जाए वो गुड्स वापस मिल जाने चाहिए। जो भी पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है वो बेलर है, जिसको गुड्स डिलीवर किए गए वो बेली। अब सबसे पहली बात आती थी बेलर्स ड्यूटी। जब कोई पर्सन गुड्स को बेलमेंट में देने जा रहा है तब उसकी ड्यूटीज क्या? तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ बेलमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ था, एट द टाइम ऑफ बेलमेंट उसकी कौन सी ड्यूटी थी?
तो बाय डिस्क्लोज डिफेक्ट इन गुड्स बेल, जो भी गुड्स वो बेलमेंट में दे रहा है उस गुड्स के बारे में डिफेक्ट हो तो ऑब्वियसली वो डिफेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा टू द बेली, और अगर डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया तो बेली को जो भी नुकसान होता है वो नुकसान का कंपेंसेशन बेलर को देना पड़ेगा। पर इस डिफेक्ट में दो चीजें आती थी, एक थी नोन डिफेक्ट, दूसरी थी अननोन डिफेक्ट। याद रखो, अगर कोई जगह पे नोन डिफेक्ट है मतलब बेलर खुद जानता है तो कोई भी सिचुएशन चाहे क्यों ना हो, बेली को अगर वो गुड्स की डिफेक्ट की वजह से नुकसान हुआ तो कंपेंसेशन बेलर को करना पड़ेगा। पर अगर कोई जगह पे मान लो बेलर को खुद को डिफेक्ट के बारे में नहीं पता, तो भी अगर गुड्स रेंट पे दिए हैं तो अगर वो डिफेक्ट के बारे में नहीं भी पता तो भी बेली को लॉस कंपेंसेट करने के लिए वो लायबल है। दूसरा, ड्यूरिंग बेलमेंट कुछ एक्सपेंसेस की बात आती थी। ड्यूरिंग बेलमेंट कुछ एक्सपेंसेस भुगतने होते थे। याद आए तो एक्सपेंसेस दो थे, गुड्स को प्रिजर्व करने के एक्सपेंस एंड गुड्स को रिटर्न करने के एक्सपेंस। अब प्रिजर्व करने की एक्सपेंस की बात की जाए तो ग्रेशियस बेलमेंट हो तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर ग्रेशियस बेलमेंट है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वन, तो ये एक्सपेंसेस भुगतना बेलर की ड्यूटी में आता है। बट अगर नॉन ग्रेशियस है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ ड्यूटी ऑफ बेल। जबकि गुड्स को वापस करने की कोई डायरेक्शन दी है उसका खर्चा है, तो गुड्स को वापस करने की डायरेक्शन तो हमेशा बेलर ने दी है कि भाई मेरे गुड्स इस हिसाब से वापस करना या इस हिसाब से डिस्पोज ऑफ करना, तो ये जो गुड्स को वापस करने का खर्चा है ना ये हमेशा कौन भुगतेगा, तो भाई बेलर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट दो तरीके से होता है। बिफोर टेन्योर, अगर टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही आप कंप्लीट करना चाहते हो तो भाई नॉन ग्रेशियस को तो खत्म ही नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को नॉन ग्रेशियसली कोई गुड्स को इसी पर्पस के लिए दिए तो वो टेन्योर या पर्पस खत्म होने से पहले वो गुड्स उससे वापस नहीं मांग सकते। पर अगर किसी को ग्रेशियसली दिए थे तो ग्रेशियसली अगर कोई गुड्स दिए गए हैं तो वो ग्रेशियसली दिए गए गुड्स को आप वापस मांग सकते हो, पर उस टाइम पे ड्यूटी है कि अगर आपके वापस मांगने की वजह से उसको लॉस हुआ, वो उसको मिले हुए प्रॉफिट से ज्यादा है, तो वो लॉस उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ये आपको शायद याद आना चाहिए कि ये एक्सेस लॉस को कंपेंसेट करना वो बेलर की ड्यूटी में आता है। अगर ग्रेशियस पेमेंट या फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को मदद करने के लिए गुड्स दिए थे तो टेन्योर खत्म होने से पहले वापस मांग सकते हो, ये आपका अधिकार है। पर वो वापस मांगने के टाइम पे अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को हुआ एक्सपेंस उसको मिले हुए लॉसेस से ज्यादा है, और सॉरी उसको हुआ एक्सपेंस उसको मिले हुए प्रॉफिट से ज्यादा है, तो वो लॉस उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। लास्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर खत्म होते ही बेलर की ड्यूटी में आता है कि जब बेली टेन्योर खत्म होते गुड्स वापस करने के लिए आया है तो बेलर को वो गुड्स वापस एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर आज कोई बेली 10 to 10 टेन्योर खत्म होते गुड्स वापस करने के लिए आया, बेली ने उसको रिसीव करने से मना कर दिया, तो उसके बाद वो गुड्स का जितना भी नुकसान है कुछ भी है वो किसको भुगतना पड़ेगा, तो बेलर को, क्योंकि वो बेलर ने 10 to 10 गुड्स को वापस एक्सेप्ट किया नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करने जाऊं राइट्स ऑफ बेलर, तो बेलर की राइट्स क्या, तो सबसे पहले बेलर का राइट है लॉस या कंपेंसेशन क्लेम करना। लॉस या कंपेंसेशन क्लेम करना सबसे पहले बेलर का राइट है, लॉस या कंपेंसेशन। कितने, कौन सी चीज का लॉस, तो पहला, अगर बेली की साइड से गुड्स को ध्यान रखने में कोई नेग्लिजेंस हो, बेली के केयरलेसनेस की वजह से अगर गुड्स को कुछ भी नुकसान हुआ है तो वो नुकसान का कंपेंसेशन डिमांड करना वो बेलर का राइट है। दूसरा, अगर बेली ने बेलर की कंसेंट के बिना वो गुड्स को खुद के गुड्स के साथ मिक्स कर दिया तो वो मिक्स करने की वजह से भी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का कंपेंसेशन बेलर को करना पड़ेगा और बेली को करना पड़ेगा, बेलर उसको रिसीव करने के लिए अधिकार रखता है। एंड तीसरा, अगर कोई जगह पे बेली ने अनऑथराइज यूज किया गुड्स का तो वो अनऑथराइज यूज की वजह से कुछ भी नुकसान हुआ है वो नुकसान का कंपेंसेशन भी बेली को यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर कोई जगह पे अथॉरिटी दी थी कि आप सिर्फ इसी पर्पस के लिए गुड्स को यूज करोगे तो अनऑथराइज यूज के सामने हुआ नुकसान भी कंपेंसेशन में डिमांड किया जाएगा। सबसे पहली बात, लॉस या कंपेंसेशन, अगर गुड्स के रिलेटेड कोई नेग्लिजेंस है संभालने में तो बेली की साइड से हुआ नेग्लिजेंस। अब बेली की साइड से नेग्लिजेंस कब माना जाए, जब बेली केयरलेस होता, और बेली केयरलेस कब माना जाएगा, तो याद है तो ऐसा हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि अगर कोई डायरेक्शन दी है और वो डायरेक्शन को बेली फॉलो नहीं कर रहा तो वो केयरलेस है।
अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन वो गुड्स का जिस तरीके से ध्यान रखता है उसी तरीके से अगर बेली ने रखा है तो उसके साइड से नेग्लिजेंस नहीं। लाइक अगर मान लो आज मैंने कोई ज्वेलरी आपको संभालने को दी और कोई डायरेक्शन नहीं दी, आप जहां पे अपनी खुद की ज्वेलरी संभाल के रखते हो वहां पे आपने मेरी ज्वेलरी को संभाल के रखा तो कोई नेग्लिजेंस माना जाएगा नहीं। अगर मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि ये ज्वेलरी को बैंक के लॉकर में जमा करो फिर भी आपने उसको घर पे रखा तो इवन इफ यू हैव एक्सरसाइज्ड ऑर्डिनरी प्रूडेंस स्टिल क्या माना जाएगा? नेग्लिजेंस। और वो ज्वेलरी चोरी हो जाए तो नुकसान रिकवर करने के लिए मेरा अधिकार है। यस। अगर कोई जगह पे बेलर ने कोई जगह पे गुड्स दिए हैं तो बेली को वो खुद के गुड्स के साथ मिक्स नहीं करने चाहिए विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। अगर उसने मिक्स कर दिए तो जो भी नुकसान है, मतलब अगर मान लो इस तरीके से मिक्स किया कि जिससे कि वो सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेशन का एक्सपेंस कौन भुगतेगा? बेली। अगर उसको उस तरीके से मिक्स किया गया है जिससे कि वो सेपरेट नहीं हो सकता तो वो नुकसान पूरा का पूरा जो भी गुड्स की वैल्यू का है वो नुकसान बेली को भुगतना पड़ेगा। एंड अगर कोई जगह पे बेली ने अनऑथराइज यूज किया है गुड्स का तो भी बेलर के पास अधिकार है कि वो लॉस या कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट। बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, पहला तो अगर बेली ने अनऑथराइज यूज किया है तो, और दूसरा कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं है तो भी ग्रेशियसली बेलमेंट में गुड्स दिए थे तो वो ग्रेशियस बेलमेंट को वो टर्मिनेट कर सकता है। हाँ, टर्मिनेट करने से पहले ड्यूटी निभानी पड़ेगी कि अगर लॉस है वो बेनिफिट से ज्यादा हुआ तो वो लॉस कंपेंसेट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वन इज द राइट ऑफ बेलर इज टू इंक्रीज और प्रॉफिट इन द गुड्स। जो भी गुड्स हैं उसकी ओनरशिप रिलेटेड राइट्स में इंक्रीज या प्रॉफिट जो भी होता है वो क्लेम करने का अधिकार वो बेलर का है। आज मान लो मैंने शेयर्स किसी के पास गिरवे रखे और वो गिरवे रखे थे, उस दौरान उसके ऊपर बोनस डिक्लेयर हुआ तो वो ओनरशिप से कनेक्टेड राइट है। और वो ओनरशिप से कनेक्टेड राइट है तो जब मैं लोन रिपे करूं तो मुझे मेरे ओरिजिनल शेयर एज वेल एज बोनस शेयर्स दोनों वापस मिलने चाहिए। आईसीए के मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी पर्सन ने काउ बेलमेंट में रखी थी और वो काउ ने बाद में काफ को जन्म दिया तो काउ और काफ दोनों ही जैसे ही बेलमेंट खत्म होता है वापस मिलने चाहिए। नाउ फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, रेफर करते हैं प्रोविजन रिलेटेड विद बेली। अब बेली के रिलेटेड तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, बेली को क्या क्या करनी चाहिए, तो केयर टू बी टेकन बाय बेली। तो अब आपको पता है कि अगर कोई जगह पे डायरेक्शन दी है तो डायरेक्शन को फॉलो करना वो केयर करनी है, और अगर आपने डायरेक्शन को फॉलो किया तो कोई नेग्लिजेंस नहीं। अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करना है, वो बेली के साइड से क्या है। ड्यूटीज ऑफ बेली है ना वो सिमिलर टू बेलर्स राइट है। जैसे कि कोई जगह पे खुद के गुड्स के साथ गुड्स को मिक्स नहीं करना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से काम करना, टाइम पीरियड खत्म होते गुड्स वापस करना, गुड्स में अगर कोई इंक्रीज या प्रॉफिट है तो वो वापस करना, और जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स था उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो गुड्स को यूज करना है, वो सारी चीजें ड्यूटीज ऑफ बेली में आती है और केयर करनी है। पर राइट्स ऑफ बेली है ना वो थोड़ा सा अलग है। राइट्स ऑफ बेली को यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ तीन कैटेगरी में। पहला, राइट्स ऑफ बेली यहाँ पे बोला जा सकता है फर्स्ट, राइट्स ऑफ बेली कंसिडर किए जा सकते हैं ऑन क्राइटेरियाज कि जहां पे मैं राइट्स ऑफ बेली की बात करूं तो दो राइट है रिलेटेड विद इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब नुकसान का कंपेंसेशन। अगर आज बेलर ने कोई जगह पे गुड्स बेली को दिए हैं तो बेली दो तरीके से नुकसान का कंपेंसेशन मांग सकता है। एक, अगर गुड्स में डिफेक्ट थी और बेलर ने कम्युनिकेट नहीं किया था तो वो डिफेक्ट की वजह से बेली को नुकसान हुआ तो बेली का राइट है इंडेमनिटी क्लेम करना। और दूसरा, अगर बेलर की खुद की टाइटल में डिफेक्ट थी, मतलब जो बेलर ने चोरी के गुड्स थे बेली के पास दे दी तो वो टाइटल में डिफेक्ट थी और वो टाइटल की डिफेक्ट की वजह से बेली को नुकसान हुआ तो वो नुकसान का कंपेंसेशन भी यहाँ पे बेली डिमांड कर सकता है। फिर दो राइट्स आते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स के रिलेटेड, गुड्स को वापस करने के रिलेटेड। गुड्स को वापस करने के रिलेटेड दो राइट। पहला, जॉइंट बेलमेंट में डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स को वापस करना वो राइट है। आज मान लो ए, बी एंड सी तीनों लोगों ने जॉइंट ओनरशिप में गुड्स खरीदा और डी को बेलमेंट में दिया और उनको बोला है कि आप जैसे ही पीरियड खत्म होता है ए को वापस करोगे, तो बी एंड सी बाकी के दोनों लोग ओनर होने के बावजूद उनको ये गुड्स रिटर्न करने से मना करना वो बेली का राइट है, बिकॉज डायरेक्शन था उसी हिसाब से वो गुड्स को यूटिलाइज करना। दूसरा, गुड्स को वापस करना वेदर बेली एंटाइटल्ड और नॉट। अगर मैंने डायरेक्शन दी है तो वो डायरेक्शन के बाद बेली वो गुड्स के लिए एंटाइटल ना भी हो तो भी उसको गुड्स वापस करना वो बेली के यहाँ पे ऑथोरिटी में आता है। मतलब अगर मान लो ए, बी और सी ने बोला है कि आप ए को वापस करना गुड्स
अब ए को वापस करना ऐसा बोला है और उसके बाद उन लोगों का झगड़ा हो गया, ए को उन्होंने निकाल दिया प्रॉफिट का हिस्सा देके, तो ना ए ओनर नहीं है, फिर भी डायरेक्शन उसको वापस करने की थी तो बेली तो उसी को वापस करेगा। तो कहना इससे बेली एंटाइटल हो या ना हो, उसको गुड्स वापस करना वो बेली का अधिकार है, बेलर एंटाइटल हो या ना। दूसरे दो राइट्स है रिलेटेड विद टेकिंग एक्शन। अगर कोई जगह पे कोई बेलमेंट है जिसमें बेली को कोई रेम्यूनरेशन मिलने वाला है और वो रेम्यूनरेशन ना मिला, तो अगेंस्ट बेलर उनका राइट है कि वो राइट ऑफ लियर यूज कर सकते। अब अगर कोई जगह पे बेलर ने कोई जगह पे यहाँ पे गुड्स कोई जगह पे बेलमेंट में रिसीव किए, उसको कोई कंपेंसेशन मिलने वाला है, वो कंपेंसेशन अगर उसको ना मिले तो वो राइट ऑफ लियर मतलब वो गुड्स को जब्त करके रख सकता है। मैंने 3 मोबाइल रिपेयर करने को दिए, उसमें से मैंने 2 मोबाइल के रिपेयरिंग चार्जेस दे दिए, 1 मोबाइल का रिपेयरिंग चार्ज पेंडिंग है, तो कहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो 1 मोबाइल का रिपेयरिंग चार्ज पेंडिंग है उस चार्जेस के सामने मैं वो मोबाइल को जब्त करके रख सकती हूँ, दैट इज अ राइट ऑफ लियर। एंड दूसरा राइट है अगेंस्ट थर्ड पार्टी, जो भी पर्सन उसके पोजेशन को एंजॉय करने से उसको डिस्टर्ब कर रहा है उसके सामने एक्शन लेने का राइट भी वो बेली का रहेगा। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे बेलमेंट में 2 चीजें आती थी, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल लियर में जनरल लियर पर्टिकुलर लियर का डिफरेंस, एंड दूसरा एक टॉपिक रहता था फाइंडर ऑफ गुड्स। फिर हमारा ये बेलमेंट वाला टॉपिक खत्म होकर प्लेज शुरू होता है। अब लियर में जनरल लियर, पहले अगर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट पेंडिंग है उसके लिए किसी की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके रखा जा सकता है। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट पेंडिंग है उसके लिए किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त करके रखा जा सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी आप जब्त करके रख सकते हो वो सामने वाले पर्सन की, तो उसको बोला जाता है जनरल। लाइक बैंक के चार्जेस ड्यू है तो वो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट हो, उसके लिए बैंक आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो उनकी कस्टडी में पड़ी है उसके ऊपर राइट ऑफ लियर यूज कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है जनरल। दूसरा आता है पर्टिकुलर लियर, सिर्फ वो पर्टिकुलर चीजें, सिर्फ वो पर्टिकुलर गुड्स जिसके ऊपर चार्जेस पेंडिंग उसी को जब्त करके रखा जा सकता है, तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर लियर। फिर बात आती थी लास्ट फाइंडर ऑफ गुड्स, उसके राइट्स और ड्यूटीज हम जानते हैं। पहला फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटीज, आज किसी के गुड्स खो गए किसी और को मिल गए तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की कौन सी ड्यूटीज है? पहला, ट्रू ओनर को ढूंढना, उसको गुड्स वापस करना। दूसरा, जब तक ट्रू ओनर ना मिले तब तक उसके गुड्स को संभाल के रखना। सामने राइट्स कौन से? तो 4 राइट्स है। पहला, ट्रू ओनर नहीं मिलता तब तक गुड्स का पोजीशन अपने पास रखने का राइट फाइंडर ऑफ गुड्स के पास है, मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स को अपने पास रख सकता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। सेकंड, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट है कि अगर ट्रू ओनर मिला है तो लॉफुल चार्जेस उससे रिकवर करें। हाँ, अगर वो लॉफुल चार्जेस देने से मना कर दे तो उसके सामने स्यू नहीं किया जा सकता, हाँ उसके गुड्स को जब्त किया जा सकता है। तीसरा, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई गुड्स मिले हुए हैं जिसके ऊपर रिवॉर्ड डिक्लेयर हुआ था तो वो रिवॉर्ड क्लेम करना भी उसका राइट है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, रिवॉर्ड क्लेम करना उसका राइट है, और इवन वो रिवॉर्ड क्लेम करना उसका राइट है वो सुपीरियर टू द लॉफुल चार्जेस, क्योंकि लॉफुल चार्जेस तो उनको राइट मिला है वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में मिला है, जबकि ये तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो राइट टू रिसीव रिवॉर्ड इज अ प्राइमरी राइट, सुपीरियर राइट। एंड लास्ट वन, अगर कोई जगह पे गुड्स पैरिशेबल है या गुड्स को नॉन पैरिशेबल होने के बाद वो ट्रू ओनर गुड्स के पैसे देने से मना कर देता है तो उसके सामने वो गुड्स को बेच देना, दैट इज कंसीडर्ड एज अ राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बेलमेंट वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। नाउ प्लेज एंड एजेंसी को देखना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स हम एक छोटा सा टॉपिक है प्लेज, उसकी बात कर लेते हैं। प्लेज मतलब गुड्स को गिरवी रखा जा रहा है। नाउ पहली बात आती है, अगर कोई मूवेबल गुड्स का गिरवी रखने का एस्पेक्ट है, मूवेबल गुड्स को एज अ सिक्योरिटी कोलैटरल गिरवी रखा जा रहा है तो उसको बोला जाता है प्लेज। एक्चुअली एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी क्रिएट करने के 3 रास्ते हैं। एक होता है मोर्गेज। मोर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मोर्गेज इज ऑलवेज देयर फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करने जाऊं प्लेज और हाइपोथिकेशन, ये दोनों ही चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। इफ आई टॉक अबाउट प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, बोथ आर देयर फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज। पर अगर कोई जगह पे मैं बात करने चाहती हूँ प्लेज की, तो प्लेज में पोजेशन ट्रांसफर टू क्रेडिटर, मतलब एक तरीके से बेलमेंट हुआ। आप जब तक रीपे नहीं करोगे तब तक आप गुड्स को गिरवी रख रहे हो, मतलब गुड्स का पोजेशन सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है प्लेज और ट्रांसफर किया गया पोजेशन। जबकि हाइपोथिकेशन में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता टू द ओनर, पोजेशन नॉट ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर क्रेडिटर। यहाँ पे कोई पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन। अब यहाँ पे जब मैं बात करने जाऊँ प्लेज की, तो 2 पार्टीज है। प्लेजर जिसको मैं बोलती हूँ, दूसरा नाम दिया जाता है पाउंडर जो गुड्स को गिरवी रखा है, और दूसरा जिसके पास गुड्स गिरवी रखे गए
वो प्लेजी या पाउनी। सबसे पहले राइट्स ऑफ प्लेजी की बात करते हैं। प्लेजी के पास गुड्स गिरवी रखे गए हैं, मतलब जिसके भी पास मैंने गुड्स गिरवी रखे उसके पास कौन से राइट? तो पहला है राइट टू रिटेन। जब तक मैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे ना करूं तब तक मेरे गुड्स को जब्त करके रखना, दैट्स अ राइट व्हिच इज नोन एज प्लेजीज राइट। सेकंड, इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई जगह पे ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि ये गुड्स सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब्त किए जाएंगे, तो उसको बाकी के सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी रिटेन करना। सब्सिक्वेंट लोन भी अधिकार है, मतलब मैंने पहली लोन ली, उसकी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा लिखा होता कि ये चीजें सिर्फ इसी पर्टिकुलर लोन के लिए गिरवी रहेगी तो बात अलग है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो मेरी सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी वो प्रॉपर्टी जो मैंने पहली लोन के टाइम पे गिरवी रखी थी उसको रिटेन करने का राइट वो प्लेजी का रहता है। तीसरा, अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है मैंने रीपे नहीं किए तो वो रिटेन कर सकता है मेरे गुड्स को, पर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्यू फॉर रीइंबर्समेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज सेल। अगर कोई जगह पे प्लेज किए हुए गुड्स का पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं मिला तो वो गुड्स को नोटिस देके सेल करना या रिटेन करके रखना, इनमें से कोई भी राइट वो प्लेजर के पास नहीं। What are the rights with pleasure? Pleasure जो गुड्स को गिरवे रख रहा है उसका राइट है पहला तो राइट टू रिडीम। जैसे ही वो पैसा दे उसको अपनी गुड्स छुड़वाने का, रिडीम करवाने का राइट है। अब वो रिडीम कब तक करवा सकता है? तो बिफोर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। अब ये क्या? तो फ्रेंड्स आज मान लो मेरे पास पैसा नहीं था, इंस्टॉलमेंट ड्यू था पे करने का, तो उस सिचुएशन में मैंने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया। उन्होंने मेरे को नोटिस दी इतने टाइम पीरियड में पैसा पे करो वरना आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। मेरे पास उस टाइम पे भी पैसा नहीं था इसलिए मैंने वो जो इंस्टॉलमेंट था वो पे नहीं किया टाइम पे। वो पर्टिकुलर प्लेजी ने मेरी प्रॉपर्टी को किसी और को बेचने का एडवर्टाइजमेंट दे दिया और उस टाइम पे मेरे पास पैसा है। अब मैं जाकर उनको बोलती हूँ कि मेरे पास पैसा आ गया, प्लीज आप एक काम करो मुझे ये मेरी ज्वेलरी वापस कर दो, तो क्या उनको करनी पड़ेगी? यस। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बेचे उससे पहले मैं जाके मेरी लोन प्लस इंटरेस्ट प्लस डिफॉल्ट हुआ है तो उसकी पेनल्टी इतना पे करूँ ना, तो आई हैव अ राइट टू रिडीम। सेकंड, आई हैव अ राइट टू स्यू। मैंने पैसा दे दिया फिर भी अगर वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं कर सकती 3 साल के अंदर मैं स्यू कर सकती हूँ। थर्ड, आई हैव अ राइट टू गिव डायरेक्शन कि भाई मेरे गुड्स का इसी तरीके से ध्यान रखो। हाँ, इसके सामने वो मेरे पास ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं पर मेरे पास डायरेक्शन देने का राइट है। एंड फोर्थ, इट इज कंसीडर्ड एज राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट। इंक्रीज या प्रॉफिट के रिलेटेड भी राइट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स अनदर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्लेज का टॉपिक खत्म हुआ। हाँ, प्लेज में एक ही चीज बची है, अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी के पास गुड्स का पोजीशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी के पास गुड्स का पोजीशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने से पहले अगर वो गुड्स प्लेज पे रख दिए जाए तो सच प्लेज इज वैलिड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड किया जाए उससे पहले अगर वो गुड्स को प्लेज पे रखा जाता है तो सच प्लेज इज वैलिड। नाउ एग्जांपल से बात करें। आज अगर मान लो कोई जगह पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, गन पॉइंट पे कोई गुड्स लिए है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कैंसिल ना किया जाए तब तक वैलिड है। अब गन पॉइंट पे गुड्स ले लिए हैं, जब तक कैंसिल ना किया जाए तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसको कैंसिल हो उससे पहले जाके मैं वो गुड्स को किसी और को सेल करा दी या किसी और को प्लेज पे रखा दी तो ये प्लेज क्या मान लिया जाएगा? वैलिड। ये प्लेज के रिलेटेड एक छोटा सा एस्पेक्ट जो प्रैक्टिकल में आने के चांसेस है उसको मैंने डिस्कस किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एजेंसी। नाउ फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस एजेंसी। अब मैं एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिवाइड करूं तो पहले तो आता है मीनिंग एंड फीचर्स, दूसरा आता है एजेंसी को क्रिएट कैसे किया जाता है तो वो टाइप्स, तीसरा आता है एक्सटेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज कितने रहेंगे, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, ऑथोरिटी कितनी रहेगी, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और द एक्ट ऑफ एजेंट कैसे क्रिएट होगी, श्योर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है और लास्ट में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन। सबसे पहले मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो बस सबसे पहले तो एजेंसी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया, एजेंट वर्ड को डिफाइन किया। आज अगर किसी एक पर्सन को दूसरे के बिहाफ में काम करने के लिए या कोई जगह पे थर्ड पार्टी के सामने दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया तो जिसको अपॉइंट किया गया वो एजेंट और जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम है उसको बोला जाता है एजेंसी। अब ये एजेंसी के फीचर्स क्या, तो सबसे पहला फीचर है एजेंसी में प्रिंसिपल लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। दूसरा, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन एजेंसी को क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर अब मैं एजेंट को अपॉइंट कर रही हूँ तो कंसिडरेशन एजेंसी को क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है। थर्ड, कैपेसिटी टू बी प्रिंसिपल।
कैपेसिटी टू अपॉइंट एजेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ तो कैपेसिटी टू अपॉइंट एजेंट, सबसे पहले तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है सिर्फ वही एजेंट अपॉइंट कर सकता है, मतलब कैपेसिटी टू बी प्रिंसिपल, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एंड फोर्थ, कैपेसिटी टू बी एजेंट। तो कैपेसिटी टू बी एजेंट के लिए बोला जाता है दो चीजें। अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल को बाउंड करना है तो एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट, मतलब माइनर होगा तो भी चलेगा, अनसाउंड होगा तो भी चलेगा, थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को बाउंड करने के लिए कोई भी पर्सन एजेंट हो सकता है। बट अगर प्रिंसिपल के सामने पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो ओनली मेजर एंड साउंड माइंड। मतलब अगर ध्यान से सुने तो एजेंट कोई भी बन सकता है, पर प्रिंसिपल के सामने पर्सनल लायबिलिटी सिर्फ मेजर और साउंड माइंड की पर्सन की बनेगी, उसके अलावा किसी की। आज अगर मान लो मैंने किसी माइनर को अपॉइंट किया और उसको बोला है कि तू कार बेच दे पर 5 लाख से कम में मत बेचना, और फिर भी वो एजेंट को 3.5 लाख में बेच के आया, तो मेरे और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो गया, प्लस वो पर्टिकुलर माइनर बाकी के 1.5 लाख का जो नुकसान है उसके लिए भी मेरे सामने लायबल रहेगा नहीं। तो ये चारों चीजें फीचर्स में आती। नाउ अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजेंसी, तो एजेंसी को क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका है एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी किसी को दे रहे हो आप ओरली या रिटर्न में किसी को भी बोल रहे हो कि भाई तू मेरे बेhalf पे काम कर, तो इसको बोला जाता है एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी। दूसरा, आपने किसी को बोला नहीं था, वो पर्टिकुलर पर्सन आपके behalf पे काम करके आए, उसके बाद आप उसके एक्ट को रेटिफाई कर रहे हो तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब ये रेटिफिकेशन है ना, उसके ऊपर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। रेटिफिकेशन के बेसिस पे आपको शायद इसकी एमसीक्यूज भी आते हैं। रेटिफिकेशन मतलब किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से काम किया था, बाद में आप उसकी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये एजेंसी अराइज हुई है बाय रेटिफिकेशन। मेक श्योर एक बात हमेशा याद रखना, रेटिफिकेशन फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट के साथ होना चाहिए। रेटिफिकेशन आप जब करोगे तो वो उस पर्टिकुलर डे जब काम हुआ था तब से उसको वैलिडेट करेगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। रेटिफिकेशन सिर्फ वही कर सकता है जो उस पर्टिकुलर पर्सन प्रिंसिपल के तौर पे बताया गया हो, मतलब जिसको प्रिंसिपल के तौर पे बताया गया वही रेटिफाई कर सकता है। रेटिफिकेशन को अगर किया गया है तो किसी इलीगल या वॉइड एक्ट का नहीं होना चाहिए, और लास्ट किसी भी थर्ड पार्टी को इंजरी हो वैसा कोई भी एक्ट का रेटिफिकेशन वैलिड नहीं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑलरेडी समझाई हुई है, पर रेटिफिकेशन में इतना एस्पेक्ट आपको एग्जाम के तौर पे ध्यान रखना है। थर्ड, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, सॉरी एजेंसी बाय एस्टोपन। अगर कोई जगह पे कोई पर्सन है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन का एजेंट हूँ, सॉरी प्रिंसिपल, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा एजेंट है, और उसके बाद आप उसके ऊपर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो एजेंसी अराइज हुई है बाय एस्टोपन। लाइक मान लो आज आप मेरे एजेंट नहीं हो, फिर भी मैं थर्ड पार्टी के सामने दिखा रही हूँ कि यू आर माय एजेंट, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एजेंसी अपनी क्रिएट हुई है बाय एस्टोपन। फोर्थ, एजेंसी क्रिएट होती है बाय नेसेसिटी, दैट इज इमरजेंसी। आज अगर कोई जगह पे किसी को अपॉइंट किया नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, बट कोई एक्चुअल इमरजेंसी है, उसमें प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की कोई पोजीशन या पॉसिबिलिटी नहीं है, और इस सिचुएशन में कोई रैशनली डिसीजन लेता है, तो एजेंसी अराइज हो जाती है बाय नेसेसिटी। अब ये 4 टाइप्स है और इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन बचा है कि एजेंट के ड्यूटी और एजेंट की अथॉरिटी, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। अगर मैं एजेंट की अथॉरिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो एजेंट की अथॉरिटी का एक्सटेंट कितना, तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला, इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर आज मैंने एजेंट को अपॉइंट किया तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो काम नेसेसरी है, उसको दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जो काम नेसेसरी है और जो काम लॉफुली हो सकता है, वो उसकी अथॉरिटी में आता है। एंड इन इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस, इमरजेंसी में कोई भी एक्ट जो प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए सामान्य दिमाग वाला इंसान करता, वो एजेंट की अथॉरिटी में आता है। दूसरा, अगर मैं बात करने जाऊं ड्यूटीज ऑफ एजेंट, तो ये ड्यूटीज ऑफ एजेंट को डिफाइन किया जाता है कि एजेंट की ड्यूटी को मैं डिवाइड करती हूँ कुछ कैटेगरी। पहले 3 ड्यूटीज है रिलेटेड विद हिज फंक्शनिंग, और इसके रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर में, सो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं बताऊंगी, बट एजेंसी में फंक्शनिंग रिलेटेड पहली ड्यूटी,
टू फुलफिल द डायरेक्शन, मतलब फंक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, और डायरेक्शन ना हो तो कस्टम या ट्रेडिशन, मतलब या तो डायरेक्शन के हिसाब से काम करो और डायरेक्शन नहीं है तो कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से काम करो। दूसरा, अगर डायरेक्शन या कस्टम या ट्रेडिशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो बेयर लॉस इन केस डायरेक्शन और कस्टम ट्रेडिशन इज नॉट फॉलो। अगर डायरेक्शन दी थी नहीं फॉलो की तो नुकसान हुआ वो भुगतो, कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया नहीं नुकसान हुआ है वो भुगतो। तीसरा, डायरेक्शन को फॉलो करने में या कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से काम करने में भी एक ड्यू डिलिजेंस को मेंटेन करो, एक प्रॉपर वे में काम करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम से काम करो। लाइक आज मान लो मैंने किसी को बोला है कि आप मेरे बिहाफ पे क्रेडिट सेल कर सकते हो, तो क्रेडिट सेल करने की परमिशन है, पर क्रेडिट सेल करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस कि वो पर्सन क्रेडिट वर्दी है या नहीं उसको चेक करना, उतनी तो ड्यूटी बनती है, तो वो एक ड्यू डिलिजेंस को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड आता है कि अगर कोई जगह पे मैं फंक्शनिंग की बात करूं, उसके अलावा दो है रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, दो ड्यूटीज है रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। पहला आता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर काम करने के दौरान कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हुई मिली जिससे हमें डिसीजन लेने के लिए प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो बात उनको कम्युनिकेट करनी कंपलसरी है। एंड दूसरा, जो भी अकाउंट्स है उसको ठीक से मेंटेन करना वो एजेंट की ड्यूटी में आता है, और जब भी प्रिंसिपल हिसाब प्रोवाइड करे तो वो हिसाब प्रोवाइड करना वो भी एजेंट की ड्यूटी में आता है। लास्ट ड्यूटी, नॉट टू डू एनीथिंग which is deteriorating principal's rights, प्रिंसिपल के राइट को कहीं पे रिड्यूस करे, या not to have any secret profit। आपने ये एग्जाम्पल्स बहुत सारे सुने होंगे। जमीन बेचने के दौरान वहां पे एक लेवल पे एक माइन थी जिसके बारे में एजेंट को पता था, प्रिंसिपल को नहीं पता था, तो उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। प्रिंसिपल के ब्याह पे प्रॉपर्टी परचेज करने के दौरान वो खुद के नाम से परचेज कर दी, फिर प्रिंसिपल को बता दिया ये बेचने के लायक नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी वो ड्यूटी में आता है। उसके बाद थर्ड, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के राइट्स कौन से? तो भाई आज कोई भी एजेंट है उसके राइट्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर, पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। पहला राइट है रेम्यूनरेशन रिलेटेड। अब रेम्यूनरेशन को रिसीव करना उसका राइट है। डिसाइडेड है तो वो, ना डिसाइडेड हो तो रीजनेबल जो कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहा है वो रिसीव करना उसका राइट है। वो ना मिला तो अगर प्रिंसिपल ने बाद में कोई बिजनेस करने के लिए पैसा भेजा तो वो मनी पहले अपने पैसों के सामने, पहले अपने रेम्यूनरेशन के सामने रिटेन कर सकता है, और बाकी का ही पैसा प्रिंसिपल के बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, वो एजेंट का राइट है। एंड थर्ड इज, अगर कोई जगह पे प्रॉपर्टी दी गई है तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को जब्त करके रखने का राइट भी एजेंट का है। मतलब पहला राइट रेम्यूनरेशन रिसीव करना, अगर रेम्यूनरेशन ना मिला तो प्रिंसिपल ने कोई पैसे भिजवाए तो वो पैसे फ्यूचर में उसी पर्पस के लिए रख लेना, वो राइट। रिटेन करना पैसे, और अदरवाइज पैसे नहीं है तो प्रॉपर्टी है तो उसको जब्त करने का राइट भी यहाँ पे एजेंट का रहेगा। दूसरे 2 राइट्स है इंडेमनिटी रिलेटेड, नुकसान का कंपेंसेशन। कौन सा नुकसान? तो अगर अपना काम ठीक से किया, मतलब लॉफुल, अपना काम ठीक से किया, बट प्रिंसिपल के डिफॉल्ट की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान का कंपेंसेशन मांगना। और दूसरा, अगर प्रिंसिपल का टाइटल डिफेक्टिव था तो प्रिंसिपल पे भरोसा किया, उसकी वजह से नुकसान हुआ, वो नुकसान। अगर किसी को याद आए तो एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि अगर आज मान लो मैंने आपको अपॉइंट किया है कि आप मेरे बिहाफ पे जाओ ऑर्डर लेके आओ, तो अगर मैंने आपको मेरे बिहाफ पे किसी जगह पे ऑर्डर लेने के लिए भेजा है कि आई मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड आप मेरे बिहाफ पे सेल करके ऑर्डर लेके आ रहे हो, अब मैंने वो ऑर्डर लास्ट टाइम डिफॉल्ट कर दिया डिलीवर करने से, तो थर्ड पार्टीज ने आपके सामने लीगल एक्शन लिया। तो वो जो लीगल एक्शन लिया गया वो आपने तो अपना काम ठीक से किया है, लॉफुली किया है, फिर भी आपको मेरी वजह से नुकसान भुगतना पड़ा, वो नुकसान आप मेरे पास से कंपेंसेशन में डिमांड कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर मान लो मैंने व्हीकल बेचने को आपको दिया है और वो व्हीकल चोरी का था, तो भी आपको एक लेवल पे मेरे पे भरोसा करने की वजह से नुकसान हुआ, तो वो नुकसान का कंपेंसेशन भी आप मेरे से क्लेम कर सकते हो। ये राइट्स ऑफ एजेंट। अब उसके बाद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। अब इसको मैं डिस्कस करूंगी, आराम से पहले डिस्कशन कर लेते, फिर हम लास्ट में एक छोटे मोटे टॉपिक सब पढ़ लेते। प्रिंसिपल की लायबिलिटी एक्ट ऑफ एजेंट के लिए क्या? तो पहला, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया है तो प्रिंसिपल हमेशा उससे बाउंड है, लायबल। दूसरा, एजेंट ने अगर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम किया तो प्रिंसिपल उसको सिर्फ रेटिफाई करे तो ही बाउंड है, अदरवाइज बाउंड नहीं है। तीसरा,
एजेंट को कभी भी कोई भी नोटिस दी गई तो उस नोटिस से प्रिंसिपल हमेशा बाउंड रहेगा। नोटिस टू एजेंट इज अ नोटिस टू प्रिंसिपल। एंड इवन एक बात याद रखना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स में ये टॉपिक पे मैंने बहुत बड़ा फोकस किया हुआ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी अगर एजेंट को किसी बात की नोटिस है तो वो प्रिंसिपल को भी वो बात की नोटिस है वो मान लिया जाएगा। मतलब एजेंसी के काम के दौरान अगर किसी चीज का एजेंट को पता है तो वो बात प्रिंसिपल को पता है वो मान ली जाएगी। एंड उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल था पेंटिंग और उसके रिलेटेड जो आप वीडियो देखोगे कॉन्ट्रैक्ट का तो ध्यान से समझ जाओगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, फोकस होना चाहिए वर्ड पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, एजेंसी के काम के दौरान जो चीजें एजेंट के ध्यान में है वो प्रिंसिपल के ध्यान में है वो मान लिया जाएगा। एंड लास्ट में अगर एजेंट ने कोई जगह पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया, वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन उसको दी गई अथॉरिटी के अंदर करना। मतलब आज मान लो मैंने किसी को मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपॉइंट किया तो वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना वो उस पर्सन की अथॉरिटी में आता है। तो वो अथॉरिटी के अंदर उसने कुछ झूठ मूठ बोल दिया तो उससे मैं बाउंड हूँ। बट जो चीज उसकी अथॉरिटी में ही नहीं है उसके बारे में एजेंट ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। तो ये सिर्फ हमने डिस्कशन किया प्रिंसिपल की लायबिलिटी का। अब छोटे मोटे 2 पॉइंट्स बचे हैं। डिस्चार्ज ऑफ एजेंसी, एजेंसी का डिस्चार्ज कैसे, एजेंसी को मुझे कंप्लीट करना है ना तो पहला कंप्लीट होता है बाय कंप्लीशन ऑफ पर्पस। जिस पर्पस के लिए एजेंट को अपॉइंट किया था वो पर्पस ही खत्म हो गया, एजेंसी अपने आप खत्म। या टेन्योर जिस टाइम पीरियड के लिए एजेंट अपॉइंट किया था वो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया। दूसरा बाय रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। अब ये रिवोकेशन है ना उसमें आपको एक चीज पता है, रिवोकेशन मतलब एजेंट की अथॉरिटी को प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई तू मेरा एजेंट नहीं है, तेरे बिहाफ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहेगी काम की। अब ये रिवोकेशन अगर प्रिंसिपल ने किया है तो ये रिवोकेशन जैसे ही एजेंट को पता चला उसी के साथ वो इफेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चला कि एजेंट को हटा दिया गया है उसी के साथ थर्ड पार्टी के सामने भी इफेक्टिव हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन के रूल्स भी हमने नॉर्मल वीडियो में बहुत डिटेल में देखे हुए एग्जांपल्स के साथ। दूसरा, 3 सिचुएशन में रिवोक नहीं किया जा सकता। पहला, जब एजेंसी में कपल्ड विद इंटरेस्ट है, मतलब जब एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आज अगर मान लो मैंने आपसे लोन बोरो की है और उसके सामने मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी को मेरे ब्याज पे सेल करो, पैसा है उसमें से अपनी लोन और कमीशन दोनों डिडक्ट करके बाकी का मुझे वापस करना है। तो इस सिचुएशन में आप मेरे को रिवोक करने का अथॉरिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर एजेंट ने अपना काम परफॉर्म कर लिया है तो एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर एजेंट ने कोई जगह पे पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर ली है तो भी एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो इन 3 सिचुएशन में एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। तीसरा, एजेंट ने खुद ने रिनाउंस कर दिया कि मुझे आपके बिहाफ पे काम नहीं करना तो भी एजेंसी खत्म। चौथा, डेथ और अनसाउंडनेस of principal as well as agent, principal या agent दोनों में से किसी की डेथ हो गई या दोनों में से कोई अनसाउंड हो गए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डेथ या अनसाउंडनेस जो है उसकी वजह से एजेंसी अपने आप खत्म। बता, इंसॉल्वेंसी प्रिंसिपल की हुई तो एजेंसी खत्म हो जाएगी, बट अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हुआ ना तो प्रिंसिपल एजेंट इंसॉल्वेंट हुआ तो एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी। हाँ, प्रिंसिपल अपनी ऑथोरिटी को रिवोक करके उसको निकाल सकता है ना। ये जो चीजें मैंने बताई एजेंसी को खत्म करने की बात है। और अब 3 छोटे मोटे एस्पेक्ट में मिसलेनियस में डिस्कस करने हैं। पहला एस्पेक्ट है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। 3 चीजें होती है, डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, दूसरा अननेम्ड प्रिंसिपल, तीसरा होता है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से सुनना। आज अगर मैंने ये बता दिया कि मैं किसी के बिहाफ पे काम कर रही हूँ और किसके बिहाफ पे काम कर रही हूँ, दोनों चीजें डिस्क्लोज कर दी तो वो डिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। आज अगर मैं जाके आपको ये बोलती हूँ कि मैं किसी के बिहाफ पे ये प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ पर किसके बिहाफ पे वो मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, तो अननेम्ड प्रिंसिपल। और तीसरा, मैं बोल रही हूँ मैं खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ जबकि मैं किसी की एजेंट हूँ, मतलब मैं तो नाम नहीं, मैं तो ये फैक्ट ही छुपा रही हूँ कि आई एम एन एजेंट। तो उस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है उसको बोला जाता है अनडिस्क्लोज्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज्ड है, मतलब नाम भी डिस्क्लोज्ड है, प्रिंसिपल है वो भी पता है, तो एजेंट के काम के लिए डायरेक्टली प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल अननेम्ड है
मतलब एजेंट ने ये तो बताया कि वो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है, पर किसके बिहाफ पे वो नहीं बताया, तो उस सिचुएशन में जनरली कौन लायबल, प्रिंसिपल। पर अगर नाम बताने से मना कर दिया तो एजेंट लायबल। जबकि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में मैं तो यही नहीं बता रही हूँ कि मैं किसी के बिहाफ पे काम कर रही हूँ, तो प्रिंसिपल भी लायबल हो सकता है अगर उसका नाम बाद में पता चला तो। मैं भी लायबल हो सकती हूँ बिकॉज आई डिडंट डिस्क्लोज एंड आई एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ। और तीसरा, थर्ड पार्टी ये कहते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कि मुझे अगर पता होता कि ये प्रिंसिपल है तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन भी अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में मिल जाता है। लास्ट मैटर जो हमें डिस्कस करनी है एजेंसी में और पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो है ये कि भाई कोई भी जगह सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कंसेप्ट। आज अगर मेरा कोई काम है जो मुझे आपने दिया है, मुझे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो पर्टिकुलर फील्ड मेरा है, वो पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज मेरी है, उसमें मैं अपने अंडर किसी को काम करने के लिए अपॉइंट कर रही हूँ, तो आपने मुझे एजेंट बनाया, मैं अपने अंडर एजेंट अपॉइंट कर रही हूँ, तो उसको बुलाया जाता है सब एजेंट। जबकि अगर मैंने किसी जगह पे आपने मुझे कोई फील्ड का काम दिया, अब उसमें से कुछ चीज मैं खुद कर सकती हूँ, मेरे खुद के प्रोफेशन से कनेक्टेड, पर जो चीज मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए मैं वो मैटर में किसी और को अपॉइंट करूँ। वो पर्टिकुलर पर्सन को भी मैंने अपॉइंट किया है, पर आपके बिहाफ पे काम करने के लिए अपॉइंट किया ऐसे फील्ड में जो मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही, तो उसको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सिमिलैरिटी एक है कि दोनों में अपॉइंट एजेंट ही करना है, पर एक में अपॉइंट कर रहा है खुद की बिहाफ पे काम करने के लिए, दूसरा में अपॉइंट कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करने के लिए। इसीलिए सब एजेंट में अगर कुछ भी काम हो तो प्रिंसिपल के सामने थर्ड पार्टी एजेंट लायबल हो जाए। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल के सामने एजेंट की कोई लायबिलिटी कभी बनेगी नहीं। फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा खत्म हुआ। एग्जाम के टाइम पे अगर आपको रेफर करना है सीक्वेंस, एमपीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर्स, देन नौकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, देन यू रेफर टू द थ्योरी नोट्स। ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट। आपका यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का क्विक रिवीजन सेशन खत्म हुआ है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.